लेक्चर सीरीज और आयुर्वेदा स्कॉलर्स। इसमें मैं वैद्य सुप्रिया गोरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्राणा प्रत्यागमन इन न्यूबॉर्न विथ स्पेशल रेफरेंस टू न्यूनेटल रिसक्सिटेशन और सब्जेक्ट है कौमार भृत्य तंत्र। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हम धन्वंतरि स्तवन से करेंगे। नमामि धन्वन्तरमादिदेवम् सुरासुरे वन्दितपादपद्मम् लोके जरारोग्यभयमृत्युनाशनम् धातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतामृतं घटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छान्तिरुद्यां शुकपरिविलसन मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलम्। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे उद्घाटन एवं कार्यक्रम के उद्घाटन हेतु एवं मार्गदर्शन हेतु आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर जीएस तोमार सर। और सर का परिचय देने के लिए मैं यहाँ पे डॉक्टर मनोज चौधरी सर जो एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज पुणे एंड प्रमुख ऑफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम ऑफ आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत, मैं सर को विनंती करती हूँ और यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ कि वो सर का परिचय हमें करवाए। नमस्कार, am I audible? नमस्कार। यस सर। ओके, थैंक यू। सो आप सभी को नमस्कार। आरोग्य भारती की पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत की आयुर्वेदा अभ्यसनम इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे केंद्रीय अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर जीएस तोमर जी उपस्थित है। प्रांत अधिकारी सचिव महोदय डॉक्टर संतोष जी गट्टे यहाँ पे उपस्थित है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर जीएस तोमर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका अंशतः परिचय यहाँ पे आपको देता हूं। प्रोफेसर जीएस तोमर is a distinguished Ayurvedic physician, academician, researcher, and administration with over 40 years of clinical teaching. And he is having a vast administrative experience also. A gold medalist of graduation BMS 1978 from Jivaji University, Gwalior. He has completed MD Kaya Chikitsa and PhD under eminent personality Padma Shri Professor R.S. Singh ji. He has guided 19 PhD scholars, authored 5 books, and published more than 200 research papers in national and international journals. He is a fellow of several prestigious as FISM, FRAV, FS, IIP, and recipient of multiple national and international awards, including a Lifetime Achievement Award, Dhanvantari Award, and Best Teacher Award 2024. Professor Tomarji has chaired and presided over numerous international conferences, including multiple World Ayurveda Congresses. He has served the UP State Ayurvedic Services for over 32 years as a lecturer to principal and held key academic positions at BHU and CSJ University. Currently, he holds several national leadership roles with Ministry of Ayush universities and research institutions and is actively engaged in scientific revival and global advancement of Ayurveda. And most important for us, Arogya Bharati Parivar, he is our National Vice President and a National Council member also.
So I welcome again Professor Girendra Singh Tomar ji. Welcome, sir. Thank you. Dr. Supriya ji, over to you. मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, यस आ रही। ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारी इस ज्ञान परंपरा में पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत से राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम की ओर से जो है आयुर्वेद्याभ्यसनम यो आपका लेक्चर सीरीज या व्याख्यान श्रृंखला चल रही है। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं हमारे पूरे संगठन को, विशेष रूप से पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत को। डॉक्टर संतोष जी की ये ज्ञान गंगा का जो प्रवाह है वो काफी दिनों से चल रहा है। मैं बीच में मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि कम से कम हमारे ज्ञान की इस परंपरा को लोगों के बीच में पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। और हमारा जो परिचय है उस परिचय में विशेष रूप से एक ही परिचय है, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ और आजीवन में विद्यार्थी रहना चाहता हूँ। हर जगह कोई ना कोई सीखने की मेरी प्रवृत्ति है। और आज आपने जो विषय चयन किया हुआ है, जो आपके स्पीकर हैं अंकित जी, ये भी शायद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से परास्नातक हैं। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MD PhD किया हुआ है। मैं जानता हूं कि काशी की यह ज्ञान गंगा पुणे में जिस प्रकार से आप प्रवाहित करने का जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से जन सामान्य के लिए, आयुर्वेद विद्यार्थियों के लिए और हमारे आयुर्वेद से जुड़े हुए चिकित्सकों के लिए, सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगी। जहां तक प्रश्न विषय का है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने जो चुना है प्राण प्रत्यागमन इन न्यूबॉर्न विद स्पेशल रेफरेंस टू न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। आप जानते हैं कि आयुर्वेदीय परंपरा में हमारे यहाँ विशेष रूप से जब हम बाल लोग की बात करते हैं तो इस प्रकार के मेजर्स हमारे यहाँ जो डिस्क्राइब किए गए हैं, उन मेजर्स को ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है वहीं तक हम सीमित हैं। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विकारा नामा कुशलो नहीं जिर्रियात कदाचना नहीं सर्व विकारेषु नाम तो दुर्वास्थिति। तमाम क्लिनिकल कंडीशंस का जो डिस्क्रिप्शन किया गया वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन सामान्य रूप से आप जानते हैं कि न्यूनेटल डेथ जो होती है बच्चों की, उस समय रिसक्सिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। इसका जो गोल्डन मिनट है, द गोल्डन मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 60 सेकंड के समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस कार्य को अंकित जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि हमारे चिकित्सकों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और ये ज्ञान गंगा का प्रवाह हमारी आरोग्य संपदा, जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की हमारी पत्रिका निकलती है, जो हमारा जो मुखपृष्ठ है, उसके माध्यम से इसके संक्षेप रूप में, सार रूप में कुछ चीजें आप अवश्य इसको प्रस्तुत करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कार्यक्रम के आयोजकों को, और विशेष रूप से आज के वक्ता को भी मैं सब बधाई देता हूं कि आप आए और अपने विषय को प्रस्तुत करके लोगों का ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू चौधरी सर। आज के हमारे वक्ता है डॉक्टर अंकित लाकरा सर। It is a privilege to introduce our today's speaker, Dr. Ankit Lakra sir. He is a MD Ayurved, Komarbhrutya Balrog, is an Ayurvedic pediatrician, pediatric specialist with focus expertise in Komarbhrutya and neonatology, NICU and PICU management, Panchakarma, cerebral palsy, pediatric dermatology and nutrition. He has completed his MD Komarbhrutya from IMH, Banaras Hindu University, Varanasi, and BAMS from Astal Bohar, Rohatak, along with a CCYP from IMS BHU. He is served as a junior resident doctor at SS Hospital, BHU, and has actively contributed to academic and research with 8 research publications and 7 oral presentations at national and international conferences. His research work focused on an comparative study of Ayurvedic and contemporary neonatal bath and umbilical cord care. Dr. Lakra has received many prestigious awards, such as the Best Paper Award at an international conference, Nepal, in 2023. He is a topper
All India rank 14 in AIIPG GET 2021. He possesses strong skill in Ayurvedic teaching, scientific writing, and research methodology and program coordination. And it is committed to advancing Ayurvedic child health with care and education. I welcome you, sir, and I request you to please conduct your lecture. Thank you. Thank you, ma'am, and good evening to all. Please, ma'am, share my slides. Hello, everyone. Today I am present a good topic related to newborn. आयुर्वेद में सब चीजों के बारे में सब थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, पर न्यूबॉर्न के बारे में देखना हो तो सद्योजात, नवजात, ऐसा करके 2 ही 4 लाइनें हमें देखने को मिलती हैं। उसमें भी एक नवजात शिशु परिचर्या और नवजात शिशु परिचर्या के बाद प्राण प्रत्यागमन, यही 2 चीजें देखने को मिलती हैं। मॉडर्न में इसके लिए प्रोटोकॉल लिखे गए हैं, बहुत सारे जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं मॉडर्न में वो प्रोटोकॉल है, पर आयुर्वेद में जो है वो कितना रिलीवेंट था उस टाइम पे और आज उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको देखने के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राण प्रत्यागमन। और स्पेशल रेफरेंस के साथ हम लेंगे न्यूनेटल रिससिटेशन की पुराने मेथड और आज के मेथड में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बर्थ एस्फेक्सिया, कभी भी प्राण प्रत्यागमन, प्रकृति अभिभूत अभिसमीक्षा, एक श्लोक आता है आयुर्वेद में, प्रकृति अभिभूत अभिसमीक्षा। जब प्रकृति अभिभूत हो जाए, उसकी समीक्षा हो जाए कि जो प्राण है पूरे शरीर के अंदर, जो प्राण है वो स्थापित हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं। जैसे आज आयुर्वेद में 12 प्रकार के प्राणों के बारे में बताया गया, आगे एक एक को डिस्कस करेंगे। तो हमें जो रिससिटेशन की जरूरत है वो क्यों पड़ती है? जब रिससिटेशन सबसे मस्त, अगर मॉडर्न साइड जाए तो बर्थ एस्फेक्सिया, ठीक है, डिस्क्राइब्ड बाय WHO, फेलियर टू इनिशिएट एंड सस्टेन ब्रीथिंग एट बर्थ। कोई भी बच्चा जन्म के बाद जब सांस नहीं ले पाता, फेलियर, या रेस्पिरेटरी रेट कम है, हार्ट रेट कम है, तो उसको बर्थ एस्फेक्सिया का नाम दिया गया है। उसको बचाने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बचाने के लिए हमें रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है। एस्फेक्सिया द कॉम्बिनेशन हाइपोक्सिया। एक्सपेक्सिया के अंदर क्या क्या होता है? एक्सपेक्सिया के अंदर 3 चीजें होती हैं। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का कम जाना, हाइपरकार्बिया, अंदर कार्बन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो एक कंपनसेटरी फेज भी चलती है। एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ये 4 तरीके की होती है, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। ठीक है, जब जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, ठीक है, तो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होना चालू हो जाती है, जिसमें हाइपोक्सिया, एक कंडीशन आपको दिख रही है कि ऑक्सीजन की कमी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। द नियोनेटन पीरियड अकाउंट 45% ऑफ ऑल डेथ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। 45% जितने भी बच्चों की डेथ होती है नियोनेटल पीरियड अकाउंट, ठीक है, वो 5 साल के अंदर अंदर हो जाती है वर्ल्ड वाइड। द पेरिनेटल एस्फेक्सिया इज रिस्पॉन्सिबल। पेरिनेटल एस्फेक्सिया का मतलब होता है, एक होता है एंटीनेटल, एक पोस्टनेटल। पेरिनेटल, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, जब से बच्चा बाहर आके जिंदा रह सकता है खुद अपने आप से, वो कैपेबल है। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी टू 7 डे ऑफ लाइफ, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी टू 7 डे ऑफ लाइफ इज नोन एज, ठीक है, पेरिनेटल पीरियड। तो पेरिनेटल एस्फेक्सिया कि जब बच्चा 28 हफ्ते का था और पैदा होने के 7 दिन बाद कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा हो जाए जिसके रिस्पॉन्सिव बच्चे की मोर्टेलिटी या कोई भी एक सीरियस इलनेस जैसे HICP में कन्वर्ट हो जाए, तो उन सबको बचाने के लिए हमें रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है। दी सक्सेसफुल नियोनेटल रिससिटेशन मैक्सिमम ऑफ द चांस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूबॉर्न के सर्वाइवल के लिए इसकी जरूरत है। आयुर्वेदा ऑल्सो डिस्क्राइब, आयुर्वेद ने भी सेम चीजें बताई हैं कि बर्थ एस्फेक्सिया होता क्या है और बर्थ एस्फेक्सिया को प्राण प्रत्यागमन से कैसे दूर किया जा सकता है, जिसको हम आज के टाइम पे न्यूनेटल रिससिटेशन कहते हैं। आयुर्वेद ने उसको प्राण प्रत्यागमन से लिखा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, जैसे बर्थ एस्फेक्सिया, आयुर्वेद में कोर्स लिखा है एस्फेक्सिया, चरक शारीर 8। जितना भी गर्भ के विषय में सबसे ज्यादा डिलीवरी के बारे में, गायनी के बारे में चरक शारीर 8 में लिखा गया, उसके अंदर लिखा गया अनागतम आवी प्रविष्ठा। इफ मदर इज नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, पर मदर सेम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही कॉन्ट्रैक्शन के साथ पे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और लेबर पेन के साथ एट ए सेम टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, मदर अपने एक्सपल्स नहीं कर पा रही fetus को, तो क्या होता है? इफ इज नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट द प्रेशर ऑफ मेड बाय हर विद आवी, आवी बोलते हैं प्रसव पीड़ा को, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और लेबर पेन, टू एक्सपेल द fetus,
ठीक है। अगर आवी के साथ माता का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो माता के कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो सही नहीं है, तो क्या होगा, फ्यू एबनॉर्मलिटीज में डेवलप, बच्चे के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज डेवलप होती हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, जैसे श्वास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसे मेन। अगर मॉडर्न की तरफ भी हम जाते हैं, एस्पेक्सिया में सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले श्वास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ही आता है, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज इसको बोला जाता है। ठीक है, काश, शोष, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मापने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, सिल्वर एंजेमन स्कोर, डाउनी स्कोर, इनसे मापा जाता है। पर आयुर्वेद में, ठीक है, सूत्र रूप में सब कुछ बताया गया, थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताया गया, ताकि बाद में उसको एक्सपेल बढ़ा करके बताया जा सके। जो भी मॉडर्न से लिया, जो भी मॉडर्न में आज है, वो सब पहले ही मेंशन हो चुका है। काश, ठीक है, शोष मैनिफेस्टेशन ग्रोथ रिटार्डेशन इन इन्फेंट, शोष मैनिफेस्टेशन एज ग्रोथ रिटार्डेशन। अब इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन तो है, पर कहां पे, कौन से लेवल पे, मानसिक लेवल पे, मेंटली लेवल पे। जैसे एक बच्चा हाइपोक्सिक स्ट्रीम के अंदर गुलायती में गया, एचआई के अंदर गया, उसकी मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई इन्फेंट के अंदर, तो बाद में क्या होगा, वो सीपी जैसे जैसे बड़ा बच्चा होगा, दिमाग का लेवल उसका छोटा ही रहेगा। प्लीहा, ठीक है, प्लीहा रोग में सबसे बड़ी बात, अगर किसी को एस्फेक्सिया हुआ, तो एक सिंपल सी बात है, प्लीहा रोग वैसे स्प्लिन डिसऑर्डर से लिखा गया है, पर इसको स्प्लिन डिसऑर्डर से ना लेके डीआईसी से कोरिलेट करते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन थेरेपी, कोगुलेशन मतलब ब्लड की क्लोटिंग इरेगुलर हो जाना। ऐसी सारी बीमारियां जब किसकी वजह से होती है, पेरिनेटल एस्फेक्सिया या बर्थ एस्फेक्सिया की वजह से। इसका एक ही रीजन है कि माता, वही आयुर्वेद में बताया गया है। अगर हम इन सब बीमारियों का कोर्स देखें, तो हमारा मेन फोकस बच्चे के पैदा होने के बाद, जैसे सर ने भी अभी बताया था कि गोल्डन मिनट की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, गोल्डन मिनट की बात करते हैं। तो गोल्डन मिनट में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया एक ही रहता है कि कैसे ना कैसे बच्चा क्राई करे, क्योंकि जब क्राई करेगा तो क्राई से स्टिमुलेशन जाते हैं, सारे स्टिमुलेशन जाने के बाद अपने आप सब चीजें ठीक होने लग जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, इनफैक्ट सच टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज रिजल्ट एक्सपेक्टेड ड्यू टू डिले इन डिलीवरी, ठीक है, जैसे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर डिले हो गई, उसकी वजह से पेरिनेटल बच्चे ने क्या कर लिया, एस्पिरेट कर लिया, एस्पिरेट करने के बाद वो लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद सारी की सारी सेम कंडीशन दोबारा, टू प्रिवेंट सच एज ए कॉम्प्लिकेशन इन इन्फेंट दैट मदर आस्क्ड टू कोऑर्डिनेट द सेल्फ इंड्यूस्ड डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, इसको बचने के लिए एक ही चीज है, इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन को बचने के लिए, जब आपने ड्यूरिंग डिलीवरी भी देखी होंगी, जिसने डिलीवरी देखी है, वहां पे मदर को अप्रिशिएट किया जाता है कि आप जैसे जैसे दर्द आए या जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, आप भी फोर्स लगाइए। ठीक है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड डाउनवर्ड फोर्स, प्रवाहन जिसको बोलते हैं, अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें, प्रवाहन विद द ऑनसेट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, उसी टाइम पे आपको प्रवाहन करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप किससे बच सकते हैं, ठीक है, आप एस्फेक्सिया से बच सकते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि चरक की ये सारी बातें लिखी हैं। चरक ने जो शस्त्र कर्म का वर्णन नहीं किया डिलीवरी में, अवपाटन कर्म का वर्णन नहीं किया कि उधर का पाटन कर्म करके बच्चे को बाहर निकाला जा सके, ऐसा उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ आवी के बारे में बताया कि जब जब आवी आ रही है उसी टाइम पे मदर का कोऑर्डिनेशन मस्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में, क्लिनिकल फीचर ऑफ बर्थ एस्फेक्सिया, ये अष्टांग संग्रह फर्स्ट चैप्टर ही है, उसमें साफ 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 बता रखे हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड, प्रबल मोह, ये आगे एक एक नेक्स्ट स्लाइड, इनका एक एक पार्टीशन मैंने कर रखा है। नेक्स्ट स्लाइड मैम, ठीक है, देर द अति प्रबल मोह, अनकॉन्शियसनेस ऑफ कोमा, बच्चा स्टूपर कंडीशन में है, बच्चा, मैम बैक स्लाइड, पिछली स्लाइड मैम, पिछली स्लाइड और पीछे मैम, आगे चला गया मैम बहुत ज्यादा, और पीछे मैम, और पीछे मैम, ये अति प्रबल मोहा, अति प्रबल मोहा, अति, नेक्स्ट स्लाइड मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब, नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट मैम, इससे नेक्स्ट मैम, एक नेक्स्ट बस, नेक्स्ट स्लाइड, अति प्रबल मोहा, अति प्रबल मोहा अनकॉन्शियसनेस या कोमा ड्यूरिंग डिलीवरी, जैसे ही पेरिनेटल पीरियड था, ठीक है, पेरिनेटल पीरियड के टाइम पे ही ऐसा क्या हुआ कि बच्चा एस्फेक्सिया में चला गया, ठीक है, तो या कोमा में चला गया, उसके कंडीशन ये सब कुछ होता है। मैम एक स्लाइड पीछे ले लीजिए मैम बस,
ठीक है। उसके अंदर अति मोह अति प्रबल ज्वरा, ज्वर एक कंडीशन आती है कि बच्चे को सेप्टिसीमिया टॉक्सीमिया ये सब क्रिएट हो गया। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे स्लाइड खुली हुई है, कर्कश स्पर्शमेव करवसनम शयनम। बच्चे के हाथ पे ऐसा लगाते हैं, कर्कश स्पर्शम कर्मेव, ठीक है, कर्कश स्पर बोलते हैं। आरी देखिए किसी ने, जिससे लकड़ी काटी जाती है, उसमें एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ होता है। तो बच्चे को जब फील करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब बच्चे की चेस्ट को हम देखते हैं तो चेस्ट के रिब बाहर आए हुए होते हैं बच्चे के, जिसमें आमतौर पे जो आम भाषा है यूपी की साइड, उसमें बोलते हैं कि पसलियां चल रही है बच्चे की, ठीक है। जो इंट्राकोस्टल स्पेस है वो साफ दिखाई देने लगता है। तो बच्चे की चेस्ट के ऊपर एक बार से ऐसे हाथ फेरा जाता है, तो जैसे आरी के ऊपर हाथ फेरते हैं, एक आरी अंदर की तरफ होती है, एक बाहर की तरफ होती है, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है। वैसा ही सेम फीचर इसमें मिलता है। इसके लिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से कोरिलेट कर सकते हैं इसको। अदर पैरामीटर ऑफ एब्नॉर्मल कंटिन्यूअस इन्वॉल्वेंटरी बॉडी मूवमेंट, जैसे अगर बच्चे में हाइपोक्सिया रहा, एस्फेक्सिया रहा, तो एक कॉमन सी चीज है कि उसके अंदर सीजर जरूर आता है, ठीक है। बॉडी पार्ट मूवमेंट एंड फ्रीक्वेंटली शो एंड साइन अपीयर एंड डेथ, ठीक है। अनायासम विकापितम, ठीक है, अनगनानी विप्सम पुण्यम मरणम अनुभवते वा, ठीक है। मरण तक हो सकता है इन कंडीशंस में, क्या हो सकता है, मरण तक हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में, all the sign and symptom in newly born baby occurs due to obstruction of the fetus in yoni। बस ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण कि वो फंस जाता है फीटस, वहां पे फंस जाने के कारण ये सब बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। एंड कंपेयर्ड कंप्रेस ऑन द यूट्राइन मसल साइमल्टेनियसली, ठीक है, और उसके बाद यूट्राइन मसल साइमल्टेनियस को फोर्सफुली प्रेशर लगाती हैं, बस ये। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, निपितो पीड़ितम, उसका पीड़न होता रहता है बार बार, इसकी वजह से ये सारे के सारे जो पोस्ट, इसको अभिघातज रोग भी बोल सकते हैं, जन्म स्टेप ऑफ रिससिटेशन इन आयुर्वेदा, ठीक है, स्टेप ऑफ रिससिटेशन इन आयुर्वेदा। मॉडर्न में बहुत सारे स्टेप हैं, पर आयुर्वेद में 3 ही स्टेप है। आयुर्वेद में मेन 3 ही स्टेप पे फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे मुख परिमार्जन, मुख को साफ करना है, ठीक है, या उल्वा परिमार्जन, ये दोनों सेम पार्ट होते हैं, आयुर्वेद में भी करते हैं, मॉडर्न में भी करते हैं। मुख परिमार्जन, द न्यूनेटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट ऑफ द रिससिटिव प्रोसीजर आल्सो। न्यूनेटोलॉजिस्ट वही है, जैसे इसमें लिख भी रखा है, रिससिटेशन की जब बात करते हैं तो वहां पे सीधा सीधा लिखा भी हुआ है कि उसी आदमी को रिससिटेशन करना चाहिए जिसने पहले प्रायर 3 से 4 बार रिससिटेशन किया हो या इंट्यूबेशन किया हो। अगर नहीं किया तो उस जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट को बुला लेना चाहिए। तो रैप द फिंगर नेल्स विच द ऑलरेडी कट, नाखून कटे हुए हो ऐसी उंगली से, ठीक है, नाखून कटे हुए हो ऐसी छोटी उंगली से कपड़ा बांधकर गले से, देखो, ओष्ठ कंठ जिह्वा, ओष्ठ कंठ जिह्वा, तालु ओष्ठ कंठ जिह्वा, ऐसे पहले तालु से ओष्ठ की तरफ, फिर कंठ से जिह्वा की तरफ, ऐसे 2 स्टेजेस में परिमार्जन करना चाहिए। आज के टाइम पे भी सेम करते हैं। अब म्यूकस सक्शन करते हैं, इस टाइम पे क्या करते हैं, म्यूकस सक्शन करते हैं। अगली स्लाइड जो आएगी मॉडर्न की वो भी समझा रहा हूं, उसमें भी एक पैरामीटर होता है कि पहले ओरल, ओरल या माउथ, एम से करो फिर नोज से करो, पहले माउथ फिर नोज, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नोज से करेंगे, म्यूकस सक्शन डायरेक्ट नोज से करेंगे, तो जो मुंह के अंदर भरा हुआ कफ होता है, ठीक है, जो मुंह के अंदर भरा हुआ म्यूकस होता है, वो नीचे लैरिंग्स में जाने का डर रहता है, और लैरिंग्स से सीधा ट्रैकिया में जाके वो क्या करता है, इंस्पिरेट करवा लेता है, एस्पिरेट करवाने का चांस रहता है। इसलिए पहले मुंह का साफ करो फिर नाक का साफ करना होता है, ओरल, ओ एन, पहले ओरल फिर नेजल। नेक्स्ट स्लाइड में, उसके बाद, ठीक है, टेम्परेचर को प्रिवेंशन के लिए आप सिर पे तालू जो होता है उसके ऊपर रख सकते हैं। गर्भोदक वमन, आज के टाइम पे गर्भोदक वमन यूज नहीं करते। गर्भोदक वमन एज पर चरक संहिता, चरक संहिता जो बताते हैं, द प्रोसेस हैज बीन एडवाइज परफॉर्म विद द रॉक सॉल्ट एंड बटर, ठीक है। बच्चे को क्या करना है, सेंधा नमक और सर्पी का पान करवाना है, सेंधा नमक और सर्पी का पान करवा के, इतना सेंधा नमक और सर्पी का पान करवाना है ताकि बच्चे को वमन हो जाए। पर आज के टाइम पे लीगली एडवाइजेबल नहीं है ये चीजें। तो आज के टाइम पे भी सेम एक चीज प्रोसीजर फॉलो होता है, उसको बोलते हैं स्टमक वॉश, एनजी या ओजी, ठीक है। 7 से 8 नंबर की एनजी ट्यूब, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब या ओजी, उसी का नाम एनजी होता है, उसी का नाम ओजी होता है। एनजी या ओजी ट्यूब लेकर, ठीक है, बच्चे को एनएस के साथ स्टमक वॉश कर देते हैं, ठीक है, जब तक कुछ आ रहा है तो सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। उसमें सेंधो नमक लिखा था, आज के टाइम पे एनएस लेते हैं 0.9%, सेम एज मेंशन इन चरका, नियर अबाउट, ठीक है। पर थोड़ा सा जो सोलवेंट होता है वो चेंज हो जाता है। उसके अंदर बटर ऑयल था, ठीक है, मतलब घी था, इसके अंदर नॉर्मल सलाइन आ जाता है सोलवेंट की जगह पे। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। प्राण प्रत्यागमन, अब प्राण प्रत्यागमन बोलते किसको है, मोनियर्स विल्सन
ठीक है, विल्म्स संस्कृत डिक्शनरी, दो आदमियों ने मिलकर लिखी थी ये, पहला एडिशन 1970 के आसपास इसका आया। प्राण, प्राण इज डिफाइन द ब्रीथ ऑफ लाइफ, ब्रीथ रेस्पिरेशन। The term प्राण प्रत्यागमन used by चरक संहिता is very much similar to resuscitation। जो प्राण प्रत्यागमन के बारे में लिखा, ठीक है, प्रकृति अभिभूत अभिसमीक्षा, प्राण प्रत्यागमन, ठीक है, प्रकृति अभिभूत अभिसमीक्षा, जो प्राण आए हैं, जैसे 12 प्रकार के प्राण होते हैं, सुश्रुत ने 12 प्रकार के प्राण को मेंशन किया, जब वो 12 के 12 प्राण शरीर में स्थापित हो जाए, 12 के प्राण मतलब सारे आपके वाइटल स्टेबल हो जाए, 12 तरीके के जो वाइटल हैं आपकी बॉडी के अंदर स्टेबल हो जाए, उसके बाद उदक या अन्न ग्रहण, उदक, ठीक है, या अन्न ग्रहण करने के लिए देना चाहिए न्यूबॉर्न को, ठीक है, उदक ग्रहण के बारे में उसके बाद लिखा गया। द वर्ड ऑफ द प्राण मीन्स ब्रेथ, प्राण का मतलब ब्रेथ, रेस्पिरेशन, एंड द प्रत्यागमन मीन कमिंग बैक और अराइवल, ठीक है, तो कमिंग बैक और अराइवल, तो प्राण प्रत्यागमन, प्रत्यय मतलब दोबारा वापस आते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा इन यूट्रस रहता है, इन यूट्रो रहता है, तो वो मदर की जो नाभि नाल होती है उसके द्वारा अपना आहार खाता है वहां पे, पर जब पहली बार ऑक्सीजन कैरिंग भी ब्लड के द्वारा ही होती है, वहां पे ब्लड से ही होती है, पर जब पहली बार बच्चा बाहर आता है तो क्या होता है कि बच्चा बाहर आने के बाद पहली बार फर्स्ट रेस्पिरेशन जब लेता है तो प्राण प्रत्यागमन, प्राण दोबारा से उसके शरीर में आते हैं, ठीक है, बीच में कुछ देर के लिए प्राण नहीं रहते, उसके बाद प्रत्यागमन, प्राण दोबारा कुछ देर के लिए आते हैं। इट इज द डिफाइन ऑफ, ठीक है, रीअपियरेंस ऑफ प्राण, देखो लिखा भी है, इट इज द डिफाइन ऑफ रीअपियरेंस ऑफ प्राण, रेस्पिरेटरी एफर्ट, हार्ट बीट, बॉडी मूवमेंट, अपेरेंटली डेड बॉडी। अगर मृत शरीर जैसा कोई है, मृत्युम भवम शरीर जैसा कोई है, और रेस्पिरेटरी एफर्ट, हार्ट बीट, बॉडी मूवमेंट दोबारा आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राण प्रत्यागमन, ठीक है, या मॉडर्न में रिससिटेशन। उसके बाद नेक्स्ट मैम, ठीक है, अब प्राण प्रत्यागमन के ना 3 ही मेथड बताए हैं मैक्सिमम, ठीक है, 3 मेथड बताए गए हैं। अश्मनो संगठनम कर्णमयोग, कानों के पास पत्थर बजाना, कानों के पास पत्थर बजाना एक। दूसरे नंबर पे शीत उदको उष्ण व मुख परिषेकम, शीत जल से उष्ण जल से अल्टरनेट, एक बार ठंडा पानी एक बार गर्म पानी, मुख के ऊपर परिसेचन करना, ठीक है, दो तो ये, अगर इनसे बात ना बने तो तीसरा भी बताया गया एक, चरक ने बताया कृष्ण सूप, ठीक है, कृष्ण सूप, जो घड़ा होता है, मटका जो होता है वो फूट जाता है, काली मिट्टी से बना हुआ मटका फूट जाता है, उससे हवा करने के बारे में बताया गया है। अश्मनो संगठन, कान के पास पत्थर बजाने हैं। शीत उष्ण, शीत और उष्ण जल का मुख पे सिंचन करना है। तीसरे नंबर पे जब ये दोनों नहीं होते, तथा से क्लेशित वहीनम प्राणम पुनर्लभते, जो बालक प्रसव से क्लेशित होता है, मतलब ड्यूरिंग लेबर स्टेज से जो गुजर के आया है, जब वो क्लेशित होता है तो प्राण पुनः लभते, प्राण पुनः लाने के लिए ये 2 कर्म करने चाहिए। इसका आगे हम साइंटिफिक रीजन देंगे कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, ठीक है, एज पर चरक संहिता यही 2 इंपॉर्टेंट है। चरक ने 3 ही बताए, ठीक है, वाग्भट ने एक और जोड़ दिया, वाग्भट ने एक और जोड़ा, वो था मंत्रोच्चारण, दक्षिण कर्ण में मंत्रोच्चारण, दक्षिण कान में जो मंत्र का उच्चारण करना था। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिससिटेटिव मेजर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मीन्स ऑफ मेजर रेस्पिरेशन रेट, ये सब नेक्स्ट मैम, ये ईयर सिमुलेशन आगे दिखाऊंगा, एक टेबलर फॉर्म में बना रखा है। नेक्स्ट मैम, ठीक है, देखो कृष्ण शुपा, ठीक है, कृष्ण कपाली का शूरपेण, चय अभी, मैम पीछे मैम थोड़ा बैक स्लाइड में, बैक स्लाइड में, एक स्लाइड बैक, कृष्ण कपाल, ठीक है, हाउ द स्टिमुलेशन आर नॉट सफिशिएंट, मैम आगे एक स्लाइड आगे, नेक्स्ट मैम, कृष्ण शूप, यही वाली मैम, बस यहीं पे, कृष्ण शूप, दिस स्टिमुलेशन आर नॉट सफिशिएंट टू स्टिमुलाई द वाइटल सेंटर्स। अगर आपने पिछले वाले 2 किए और वो वाइटल सेंटर्स आपका स्टिमुलेशन नहीं कर पाए, फ्रॉम देयर नॉर्मल फंक्शन इन ए बेबी हु सफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी एपनिया, एपनिया मींस एपनिया सीजेशन ऑफ ब्रेथ फॉर मोर देन 20 सेकंड। अगर कोई भी न्यूबॉर्न अपनी सांस को 20 सेकंड के लिए रोक लेता है तो उसको एपनिया बोला जाता है, ठीक है। अगर आपने पिछले सब चीजें की फिर भी कोई बच्चा 20 सेकंड के लिए अपनी सांसों को रोक के हुआ था, तो इसका मतलब जो आपने प्रीवियस मेथड फॉलो किए थे वो वर्किंग फॉर्म में नहीं थे, वो काम नहीं कर रहे थे। इफ द बेबी इज अचेष्टा, बच्चे में चेष्टा नहीं है, चेष्टा नहीं है, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अबव सेड स्टिमुलाई और फ्लोपी फैनिंग, ठीक है। विनगोइंग बास्केट मेड बाय कृष्ण कपाली का ब्लैक सफर्ड अर्थन पॉट, काली मिट्टी से बनाया हुआ जो मटका होता है, ठीक है, काली मिट्टी से बनाया हुआ जो मटका होता है, कैन बी यूज्ड
until the sign of life have come back to revive the children. अब इसको यूज कैसे करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, कैसे इसको यूज करना होता है। जो काले मिट्टी के बटका बनाया होता है उससे हवा करनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब देखो साइंटिफिक रीजन, अश्मनो संगठनम कर्ण मूल्यो, कान के पास पत्थर बजाने से क्या हो सकता है। आयुर्वेद में लगता है कि कान के पास पत्थर बजाने से कुछ नहीं होगा, पर कान के पास पत्थर बजाने से बहुत कुछ हो सकता है। देर द साइमल्टेनियसली प्रोसेस, देखो फिजियो एनाटोमिकल अप्रोच कैसे अप्रोच हो सकती है। ठीक है, साउंड स्टिमुलस स्टिमुलाई टू ऑडिटरी नर्व। ठीक है, हमने सुना कान के पास पत्थर बजाए गए थे, ऑडिटरी नर्व में स्टिमुलेशन गया। उसके बाद इंपल्सिस रीच द रेस्पिरेटरी सेंटर, वो इंपल्सिस कहां गएंगी, ऑडिटरी और रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रोकास एरिया में सेम सेम होते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेशन हुआ, उसके बाद इनिशिएट ऑफ द बेबी ब्रेथ, उससे क्या हुआ, ब्रेथ चालू हो गई। ठीक है, आपके कान में कोई कुछ बजाए और आप गहन निद्रा में सो रहे हो तो आप तुरंत उठने का प्रयत्न करते हो। ठीक है, एक दूसरा ऑर्गन ऑफ ओल्टाई स्पाइरल गैंग्लियन कोक्लियर नर्व से एरिया 41 42 एंगुलर गायरस। उसके बाद ये जाते जाते, इसको मैं यहीं पे आपको सबको पीपीटी दे दूंगा। ठीक है, ये 2005 में, ठीक है, बीएचयू में ये काम हो चुका है, उन्होंने इसको प्रूव करके दिखाया इस पूरे पाथवे को कि कैसे कैसे आपका जो ओल्ड पुराना प्राण प्रत्यागमन था वो कैसे काम करता है। ठीक है, इससे पूरा का पूरा इनिशिएट टू रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन कैसे चालू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, मुख पे गर्म पानी या ठंडे पानी के छींटे मारने से क्या हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न में तो हमको पता है कि ईटी ट्यूब डाली, इंट्यूबेट किया। ठीक है, बैक स्लाइड में एक पीछे में उसके अंदर कैसे क्या हो जाता है। स्पार्कलिंग ऑफ द वाटर, आपने ठंडा पानी गर्म पानी डाला। कोल्ड रिसेप्टर ऑफ फेस स्टिमुलाइज्ड बाय कोल्ड स्टिमुलेशन, जो फेस के कोल्ड रिसेप्टर थे, ठीक है, बल्ब रिसेप्टर थे, वो कोल्ड रिसेप्टर्स जो थे ठंडे पानी की वजह से स्टिमुलेशन हुआ। जो हॉट वाटर थे वो हॉट रिसेप्टर्स गर्म पानी की वजह से स्टिमुलेशन हुआ। उसके बाद, ठीक है, फेशियल नर्व स्टिमुलेशन, फेशियल नर्व जो थी वो स्टिमुलेट हुई। इंपल्सेस रीच द रेस्पिरेटरी सेंटर थ्रू, मेन है किसके थ्रू, रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर के थ्रू रेस्पिरेशन सेंटर में पहुंची, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेटेड, इनिशिएट द रेस्पिरेटरी इफेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स चालू हुए। उसके बाद देखो कोड हॉट टैक्टाइल सेंसिटिव स्टिमुलेशन, फेशियल नर्व स्टिमुलेशन, डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ कोलमोगेनियर सेंटर्स। ठीक है, मीडियल लिमिनस का थैलेमस पूरा का पूरा ये घूम फिर के लास्ट में जो पाथवे बना, उससे क्या हुआ, इनिशिएट ऑफ द रेस्पिरेशन, आपकी रेस्पिरेशन चालू हो गई उस कंडीशन में। नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कृष्ण कपाली का शूरपेण चेव, काले मिट्टी के घड़े से हवा करना। आपने कभी भी देखा होगा कि रात में जब आप सोते हैं तो कुछ भी हो जाए, आपके घर के बाहर डीजे चल रहा है, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, आप सो सकते हैं आराम से, पर बार बार एक बार लाइट ऑन हो रही है, लाइट ऑफ हो रही है, लाइट ऑन हो रही है, लाइट ऑफ हो रही है, मैक्सिमम स्टिमुलेशन जाता है ब्रेन पे, आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी ऐसी कंडीशन में। तो काला मिट्टी का घड़ा ही क्यों लिया, क्योंकि उसके आर पार, ठीक है, लाइट नहीं जा सकती, और उससे बार बार आप ऐसे ऐसे हवा कर रहे हैं तो आंखों के आगे, चाहे आपने आंख बंद भी कर रखी हो, फिर भी आपको पता चलता है कि बाहर लाइट जली हुई है या बंद है। ठीक है, विंगिंग ऑफ द ब्लैक बास्केट, ऐसा किया, लाइट रिफ्लेक्सेस रीच टू रेटिना, रेटिना के ऊपर इंपल्सेस गई, स्टिमुलेट ऑप्टिक नर्व, इसने क्या किया, ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेट किया, इंपल्सेस पासेज ऑप्टिक काइस्मा। ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक्ट में पहुंची, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में पहुंची, ऑप्टिक रेडिएशन, ऑप्टिक स्ट्रैक्ट एरिया 17 नंबर, ऑप्टिक पैरास्टेट एरिया 18 19, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, मीडियल फोरब्रेन बंडल। ठीक है, उसके बाद कोक्लियर फोर्स, इंस्पिरेटरी न्यूक्लियस इन लेटरल लॉन्गिट्यूडनल, और इनिशिएट ऑफ द रेस्पिरेशन। घूम फिर के वो जो आपने स्टिमुलेशन दी, एक स्किन में दी, ठीक है, एक कान में दी, ठीक है, और एक आपने आई के थ्रू दी, तीनों ने एट लास्ट क्या किया, इनिशिएट ऑफ द रेस्पिरेशन। किसको चालू किया, रेस्पिरेशन को चालू किया, एट लास्ट में रेस्पिरेशन को चालू कर दिया। सबसे मेन कि हमारे जो पुराना आयुर्वेद में लिखी हुई चीजें थी वो एज इट इज रेस्पिरेशन को चालू करती थी। आगे हम एक टेबल देखेंगे कि 1950 से लेके 1850 तक जो जो मेजर फॉलो हो रहे थे, इसमें से कितने फॉलो होते थे, कितने चेंज किए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
आगे मैम नेक्स्ट न्यूनेटल रिससिटेशन। अभी तक आयुर्वेद मैक्सिमम खत्म हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए अब मेन चीज चालू होती है, रिससिटेशन टेक्निक यूज्ड इन 1850 टू 1950। देर द मोस्ट क्रूरल, बहुत ज्यादा क्रूर, इतनी क्रूर आप देख नहीं सकते। स्क्वीजिंग ऑफ द चेस्ट। जब बच्चा पैदा होता था, जब आप इसके पुराने वीडियो देखेंगे, तो बच्चे को उल्टा करके उसकी छाती को दबा दिया जाता था, ताकि जितना भी उसके अंदर फ्लूइड गया हो सारा बाहर आ जाए। ठीक है, आगे सिल्वेस्टर मेथड। अगर सिल्वेस्टर मेथड की बात की जाए, जो पुराना सीपीआर का मेथड होता था, जो पुराना सीपीआर का मेथड है, उसको सिल्वेस्टर मेथड बोला जाता था। कि पेशेंट के दोनों हाथ लेने हैं बच्चे के, हम तो न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं, तो बच्चे के दोनों हाथ लेने हैं, बच्चे के दोनों हाथ लेके, ठीक है, तो क्या करना है उसके बाद, बच्चे के दोनों हाथ लेके उसी के बच्चे की छाती पे रखने हैं, और अपने हाथों से, उन हाथों से अपने हाथों बच्चों के हाथ के ऊपर रख के छाती को कंप्रेशन देने हैं। ठीक है, और फिर बाद में उस हाथ को दोबारा खोलना है, दोबारा छाती पे रख के कंप्रेशन देना है। ठीक है, सिल्वेस्टर मेथड है ये, इतना क्रूल नहीं था। ठीक है, आगे, ठीक है, रिदमिक ट्रैक्शन ऑफ द टंग, लेबरोड मेथड। जीभ को निकाल के, रिदमिक ट्रैक्शन, जो जीभ होती है बच्चे की जीभ को पकड़ के खींचा जाता था। ठीक है, आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल टू ऑल? ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಅಡಿಕೆ ಲೆಕ್ಕನಿಲ್ಲ आई एम ऑडिबल टू ऑल? यस सर, यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो साथ में पूछ सकता है जहां पे भी लगे। टिकलिंग सर ऑफ द क्वेश्चन चेस्ट, आंसर माउथ एंड सेशन थ्रोट। लास्ट को रखेंगे। अच्छा ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, टिकलिंग ऑफ द चेस्ट, माउथ और थ्रोट, गुदगुदी करना। टिकलिंग का मतलब गुदगुदी करना। आगे मोस्ट क्रूअल, ठीक है, डायलेटिंग ऑफ द रेक्टम ऑफ रेवन बीक। ठीक है, रेवन बीक एंड कॉर्न को। रेवन बीक, आपने बाड़ी देखा, जो बड़े जो होता है, जो लकड़ी का काम करता है, उसके पास एक हथौड़ा होता है जिसमें से आगे ऐसे हुक जैसा बना होता है, कोई चोंच जैसा, जिसमें से वो कील को फंसा के बाहर निकालता है। वही एज इट इज लेना होता था। और कॉर्न को बोलते हैं कि मक्का, जो भुट्टा होता है, भुट्टा, उसके खाने के बाद जो उसका डंठल बचता है, ठीक है, उससे रेक्टम को डायलेट करते थे, स्टिमुलेशन देते थे रेक्टम के अंदर, ताकि रेस्पिरेशन चालू हो। ये 1920 तक ऐसे सब चीजें चली, वाकई में चली सब कुछ। ठीक है, आगे में उस टाइम पे जो चलता था, जो चरक में फॉलो हो रहा था, सेम टू सेम, इमर्शन इन द कोल्ड वाटर, समटाइम अल्टरनेटिंग विद द इमर्शन ऑफ इन हॉट वाटर। ठीक है, कभी बच्चे के ऊपर गर्म पानी के अंदर डालो, कभी ठंडे पानी के अंदर डालो, सेम तू गॅसवर काही ये नाहीये ना बाळा, प्लीज एकदा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, येलिंग, शेकिंग, रबिंग, स्लैपिंग और पिंचिंग, चिल्लाना। वही सेम, चिल्लाओगे बच्चे के पास येलिंग होता है, चिल्लाना। अगर बच्चे के पास चिल्लाओगे, शेक करोगे, रबिंग करोगे, स्लैपिंग, पिंचिंग, ये सब स्टिमुलेशन है, उसके स्टिमुलेशन से चालू हो जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक शॉक जब हम एनसीबीआई की गाइडलाइन पढ़ते हैं, वहां के अंदर लिखा हुआ है, पर कोई इसका टिपिकल मिला नहीं कि कभी कहीं पे बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा रिससिटेट किया गया हो, पर उसके अंदर एक पॉइंट था तो मैंने ले लिया। नेबुलाइजेशन विद ब्रेंडी मिस्ट। ठीक है, नेबुलाइजेशन देते थे बच्चे को, ब्रेंडी मिस्ट एक प्रकार का अल्कोहल का ऊपर ऊपर का पार्ट, उससे नेबुलाइजेशन। नेक्स्ट, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टोबैको स्मोक इनटू द रेक्टम। ये तो आप YouTube पे भी इसके बारे में देख सकते हैं, बहुत सारी जगह इसके बारे में देख सकते हैं। ये तो बाद में अडल्ट के अंदर भी यूज हुआ, क्योंकि जो टोबैको होता है, टोबैको, वो कार्डिक स्टिमुलेशन का काम करता है, जैसे डिजिटैलिस। ठीक है, डिजिटैलिस कार्डिक स्टिमुलेशन का काम करता है, तो रेक्टम रूट से इतना डिजिटैलिस दे दिया जाता था, ठीक है, इतना स्मोक दे दिया जाता, टोबैको दे दिया जाता था, निकोटीन दिया जाता था, ताकि हार्ट काम करना चालू कर दे दोबारा। ठीक है, ये कभी कभी सक्सेस हुआ, ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, पर हाँ इसके एविडेंस मिलते हैं कि हाँ दिया गया ऐसा। नेक्स्ट, स्क्वेज मेथड, न्यूटन रिससिटेशन। आपने देखा होगा, जितनी पुरानी मूवीज देखी, उसमें क्या करते थे, बच्चे को पकड़ते थे ऐसे, उल्टा करके उसके पीठ पे ठपठपाया जाता था। 1970 के बाद वो भी बंद कर दिया। इसके अंदर क्या है, बच्चे को सीधा से नीचे ले आओ, उल्टा करके ऊपर से नीचे घुमा दो, बस 2-4 बार। ठीक है, ये मेथड लेटर ऑन 2000 के आसपास तक चला, उसके बाद से ये भी बंद हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, उसके बाद दी इंटरनेशनल, ठीक है, दी इंटरनेशनल लाइसेंस कमेटी फॉर दी ऑन रिससिटेशन। उसके बाद 1950 तक जितनी क्रुएलिटी होनी थी हो गई। उसके बाद डेवलपिंग वर्ल्ड की तरफ आदमी आगे बढ़ा, तो 1992 में पहली बार टू प्रोवाइड ए फॉर्म ऑफ लाइसेंस बिटवीन, ठीक है, रिससिटेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। उसके बाद कुछ डाटा आना चालू हुआ, लोगों ने अपने एस्पेक्ट रखने चालू किए कि हमको ऐसा करना चाहिए। जैसे
इलकोर, इलकोर का मतलब है इंटरनेशनल लाइसेंस कमेटी ऑफ द रिससिटेशन, 1997 मेड रिकमेंडेशन फॉर बीएलएस। दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है बीएलएस, एक होता है एएलएस। और मैं जितने भी मतलब हमारे साथ बैठे हैं, मैं सबको सजेशन देना चाहूंगा कि सबको बीएलएस एएलएस की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। नियर अबाउट जितनी भी हेल्थ फैकल्टीज होती है सबके अंदर ये मिलती है। बीएलएस क्या होता है, एएलएस क्या होता है, फॉर द न्यूली बोर्न। कम से कम बेसिक लाइफ सपोर्ट तो होना ही चाहिए वहां पे। बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर ऑक्सीजन, इंट्यूबेशन, मास्क, ये सब चीजें चाहिए। एएलएस के अंदर एडवांस, एडवांस में ड्रग सिस्टम आ जाता है, वेंटिलेशन आ जाता है, सीपैप वगैरह आ जाते हैं। तो बीएलएस का तो जहां पे भी डिलीवरी हो रही है वहां पे बीएलएस तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, उन्होंने देखा अब नई गाइडलाइन तो बना दी, अभी भी पुरानी गाइडलाइन जो फॉलो कर रहे थे, इलकोर 2020-2000 की गाइडलाइन के अनुसार आइडेंटिफाइड द कन्वेंशन न्यूनेटल रिससिटेशन इशू। जो पुराने चले आ रहे थे उनमें नुकसान क्या है, इसके बारे में सोचना चालू किया कि क्या क्या नुकसान होते थे पुराने करने से। उसके बाद इन्होंने कहा कि हर 5 साल में हम एक संभाषा रखेंगे, जैसे आयुर्वेद में बोला गया कि एक संभाषा रखेंगे, ठीक है, ज्ञान विवर्धन के लिए कि क्या ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है। ठीक है, ठीक है। 2005 की लास्ट गाइडलाइन जब आई, द लिटरेचर वाज द रिच एंड द कंसेक्वेंसेस वाज रिच टू दोस इश्यूज। दो जो कंसेक्वेंसेस थे उनके क्या क्या इशू आए उनके बारे में डाटा कलेक्ट किया गया कि क्या ठीक है क्या गलत है। ठीक है, आगे इंट्रोडक्शन रिससिटेशन लैटिन वर्ड, मैक्सिमम जो मॉडर्न डिक्शनरी मॉडर्न साइंस है सब लैटिन है। ठीक है, टू अरोयूज अगेन, ठीक है, टू अरोयूज अगेन। अरोयूज का मतलब होता है जगाना, किसी को सोने के बाद दोबारा जगाना। ठीक है, रिस्टोरेशन द गोल्डन मिनट, सेकंड गोल्डन मिनट, द फर्स्ट मिनट आफ्टर बर्थ। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ द रिकवरी ऑफ द लाइफ, गोल्डन मिनट। ठीक है, फर्स्ट पहली जो मिनट होती है वही सबसे बच्चे के लिए मेन होती है। पहली मिनट ही उसका फ्यूचर डिसाइड करती है कि बच्चा के साथ क्या होना है। अगर एक बच्चा 1 मिनट तक नहीं रोता है तो सीधी सी बात है वो एस्पेक्सिया में गया। एस्पेक्सिया में जाने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब होंगे, वो सीपी के चाइल्ड में या कुछ और बीमारियों से ग्रसित रह सकता है। इसलिए फर्स्ट golden minute is the very important, the first minute after birth, the critical first minute after a baby birth, especially when newborn needs resuscitation due to asphyxia। आमतौर पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नॉर्मल बच्चे हो रहे हैं उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पहले ही पता है। प्री नेटल एस्फेक्सिया था, बच्चे को देख लिया था कि कोर्ड क्लैम्प, आगे हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है कि कोर्ड में दिक्कत थी, मैटरनल आरएच इनकम्पेटिबिलिटी थी या कुछ भी था, और उस टाइम पे 1 मिनट डॉक्टर ने अच्छे से काम नहीं किया। ठीक है, उस 1 मिनट डॉक्टर ने अच्छे से काम नहीं किया तो वो बच्चे की जिंदगी खराब होने के लिए आप आगे कर रहे हैं बच्चे को। इट इज द क्रूशियल टू इनिशिएट इंटरवेंशन वेंशन और चेस्ट कंप्रेशन टू हेल्प द बेबी ट्रांसफ्यूजन ब्रीदिंग इंडिपेंडेंटली। आप कुछ भी कीजिए उस टाइम पे, आप आगे एक पैरामीटर है कि किस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए। चेस्ट कंप्रेशन कीजिए, इंट्यूबेट कीजिए, पीपीवी दीजिए, बैग एंड मास्क दीजिए। ठीक है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि क्या कंडीशन थी, हार्ट रेट की कंडीशन क्या थी, टोन टर्म क्राई कैसी थी। नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसके गोल्डन मिनट के बारे में 5 लाइनें। फर्स्ट मिनट को गोल्डन मिनट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी और द पेरेंट हेल्थ प्रोवाइडर, बहुत टेंशन रहती है उस टाइम पे, क्या करना है क्या करना है। तो जितनी ज्यादा मोर प्रैक्टिस, आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी बच्चे को रिसीव करने के लिए, उतना ही आपको एंजाइटी से छुट्टी मिलेगी, कम होगा एंजाइटी। मेजर नो मिनिमल असिस्टेंस, ठीक है, मेजर कंडीशन में जरूरत नहीं पड़ती इस चीजों की क्योंकि बच्चे नॉर्मल होते हैं। 10% असिस्टेंट टू बिगिनिंग ब्रीथ एट बर्थ, 10% लोगों को, ठीक है, असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे टैक्टाइल स्टिमुलेशन हो गया, चेस्ट कंप्रेशन हो गया, इन सब की 1%। ठीक है, 1% एक्सटेंसिव रिससिटेशन मेथड्स, 1% बच्चों में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। कंडीशन डिमांडिंग रिससिटेशन अलर्ट, नेक्स्ट स्लाइड में। एंटीपार्टम रिस्क, एंटीपार्टम, ठीक है, एंटीपार्टम रिस्क, एंटीपार्टम रिस्क क्या होते हैं कि डिलीवरी से पहले के रिस्क क्या थे। ठीक है, मैटरनल एज लेस देन 18 और मोर देन 35 ईयर, मदर की एज 18 से कम है या 35 से ज्यादा है। इस कंडीशन में आप एक बार माइंड में लेके चलेंगे कि रेसिसिटेशन की जरूरत पड़ सकती है। प्रीवियस फीटल और न्यूनेटल डेथ, इससे पहले बच्चे की, ठीक है, स्पीशियस बच्चा, इससे पहले बच्चे की डेथ ड्यू टू किसी भी कारण से हो गई हो, तो आप दिमाग में एक बार लेके चलेंगे कि आपको रिससिटेशन के लिए हमेशा तैयार रहना है। टॉक्सीमिया, टॉक्सीमिया मदर के अंदर, अभी बच्चा नहीं हुआ, अभी मदर के अंदर टॉक्सीमिया क्या है, ठीक है, कि जो टॉक्सिन्स हैं किसी भी वायरस के किसी बैक्टीरिया के, वो बॉडी के अंदर फैल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको टॉक्सिन का नाम आया,
शीगा टॉक्सिन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे आयुर्वेद में भी लिखा है कि जो नवा तिसार होता है, ठीक है, उसमें कभी भी स्तंभन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो दोषों को बढ़ाने वाला होता है। मॉडर्न में भी सेम बीमारी है, आप जितनी एंटीबायोटिक देंगे कोलाई के केस में, ठीक है, उतनी वो शीगा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता चला जाएगा और उतना ही डायरिया को प्रमोट करता है। ठीक है, इसके बाद टॉक्सीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी इज इंपॉर्टेंट थिंग। पोस्ट मैच्योरिटी, बच्चा प्री मैच्योर नहीं है, पोस्ट मैच्योर है। कोई भी बच्चा 39 वीक से अबव का है, कोई भी बच्चा 39 वीक से अबव का है, तो उसके अंदर मैक्सिमम चांस है कि 39 के बाद उसको आप एलएससीएस करके निकाल लेना चाहिए। अगर वो 39 से ऊपर का है तो मिकोनियम एस्पिरेशन के चांस रहते हैं। ठीक है, पुअर फीटल ग्रोथ, ठीक है, आईयूजीआर है, पुअर फीटल ग्रोथ है, ऐसी कंडीशन आपको पहले ही पता है। जो मदर थी वो किसी बीमारी से, सीरियस इलनेस, ठीक है, उसके कारण हो, तो आपको पहले ही, ठीक है, कंडीशन है ऐसी कि रेसिप्रोकेशन की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में, मैटरनल सिस्टमेटिक डिजीज बता दिया मैंने इसी में। आगे, पोली और ओलिगोहाइड्रोनियोस, जो एमनियोटिक फ्लूइड है बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो। ठीक है, एनेस्थीसिया इंपॉर्टेंट, एनेस्थीसिया, नार्कोटिक्स, ड्रग विड्रॉल सिंड्रोम, एनेस्थीसिया, ये सब कुछ आती है। ठीक है, जैसे ही एनेस्थीसिया दिया जाता है तुरंत बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है कि एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, बेबी को रिसीव कर लिया जाएगा, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ बेबी के अंदर भी एनेस्थीसिया की प्रॉपर्टी आ जाती है, पर लेस चांस रहते हैं। पर कई कंडीशन में देखने को मिला है कि बच्चे में भी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज देखी गई है। नार्कोटिक्स, मदर क्रोनिक अब्यूज, ड्रग अब्यूजर थी, ठीक है, एल्कोहलिक विड्रोम सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स है। मदर क्रोनिक स्मोकिंग करती थी, तो बच्चे को ऐसी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं जिसमें लंग की इन्वॉल्वमेंट हो, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज टाइप हो, तो वहां पे रिससिटेशन की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, एविडेंस ऑफ फिटल डिस्ट्रेस। अब आप कैसे बताओगे कि बच्चे को फिटल डिस्ट्रेस है? कब आप कंसीडर करोगे कि अब हमें रिससिटेशन की जरूरत है? नॉर्मल बच्चे में जरूरत नहीं है, कब हमें रिससिटेशन की जरूरत है? ठीक है, उसके लिए फिटल रेट, जो आपकी फिटल रेट है, मतलब फिटल हार्ट रेट, एफएचआर, 100 से कम बीट पर मिनट या 160 से ज्यादा। ठीक है, पर 160 अवॉइडेबल है, आप ज्यादा को अवॉइड कर सकते हो, कम को अवॉइड नहीं कर सकते। मिकोनियम स्टेन लीकर, मिकोनियम स्टेन लीकर या मिकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड, ऐसा जैसे ही डिलीवरी होनी होती है उससे पहले लीकर बाहर आता है, आपने देखा कि वो थोड़ा ग्रीनिश कलर का था, मिकोनियम मिला हुआ था, तो आप तैयार हो जाएंगे कि हाँ इस बच्चे में रिससिटेशन की जरूरत पड़ेगी। डिमिनिश्ड, इंक्रीज और अब्सेंट फीटल एक्टिविटी, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है, दब गई बहुत ज्यादा, या अब्सेंट, फीटल एक्टिविटी है ही नहीं, तो आप पहले ही जब डॉपलर लगा के देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जितने भी पॉइंट है वो सीटीजी के बारे में है। ठीक है, सीटीजी, कार्डिक टोमोग्राफी, ये एक प्रकार की बच्चे की, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन, बच्चे के हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन की आपस में फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि अर्ली एसिलेशन क्या है, लेट एसिलेशन क्या है, लेट डिसेलेशन क्या है, अर्ली डेसिलेशन क्या है। ठीक है, जैसे जैसे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे हार्ट रेट भी बढ़ती है। ठीक है, ये सिंपल फिनोमिना है। अगर ये लेट हो जल्दी हो तो चार टाइप के होते हैं, अर्ली एसिलेशन, ठीक है, लेट एसिलेशन, डिसेलरेशन, ठीक है, दो तरीके की डिसेलरेशन, ठीक है, इस प्रकार ये होती है। उसके बाद परसिस्ट सीवियर ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मिल रहा है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया दैट परसिस्ट फॉर लॉन्गर देन 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा ब्रेडिकार्डिया मिल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं आपने फिट लगा, डॉपलर लगा के देखा और 5 मिनट से ज्यादा ब्रेडिकार्डिया मिला। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए आपको रिससिटेशन के लिए? ठीक है, ये सिंपल इक्विपमेंट है, मिकोनियम एस्पिरेटर बैग एंड मास्क न्यूट्रल रिससिटेशन बैग, सेल्फ इन्फिल्ट्रेटिंग, आगे देखेंगे बैंड, ऑक्सीजन फ्लोमीटर, ये सब कुछ होता है। ये बस आपके लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए था कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट कैसे करना होता है उस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में, लैरिंजियोस्कोप इंपॉर्टेंट है, लैरिंजियोस्कोप, नेक्स्ट बैक स्लाइड में लैरिंजियोस्कोप के बारे में बात करते हैं। लैरिंजियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप, ठीक है, ट्रैकियोस्टोमी या ट्रैकिया इसोफेगस को देखते हुए आगे ईटी ट्यूब डालते हो, एंडोट्रैकियल ट्यूब यहां से डाली जाती है। बच्चे में स्ट्रेट ब्लेड यूज होता है, कभी भी कर्व ब्लेड यूज नहीं होगा, स्ट्रेट ब्लेड यूज होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो आपका वर्किंग हैंड है, मतलब आप मान लो लेफ्ट हैंड से काम करते हो, तो आपको राइट हैंड से लैरिंजियोस्कोप को पकड़ना होता है। एनआईए टीचर स्क्रीनिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फिजिशियन जो है वो राइट हैंड से काम करता है, तो लैरिंजियोस्कोप कौन से हाथ से पकड़ेगा?
सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस हाथ से आप काम करते हो उससे अपोजिट हाथ से आपको लेरिंजियोस्कोप पकड़ना होता है। ठीक है, अपोजिट हाथ से लेरिंजियोस्कोप पकड़ के जैसे इसोफेगस देखोगे, थोड़ा आउटवर्ड उसको ट्विच करोगे, उसके बाद आपको ओ शेप का ओपनिंग मिलेगी, वहां पे एटी ट्यूब डालनी होती है। इसमें भी दो ब्लेड होते हैं, टर्म के लिए 1 नंबर, प्री टर्म के लिए 0 नंबर। ईटी ट्यूब के बारे में हम आगे देख लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, मेडिकेशंस आप सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ मेडिकेशंस भी आपको साथ लेके जानी चाहिए। एपिनेफ्रिन, एडीआर बोलते हैं, एड्रेनलिन बोलते हैं, नेलोक्सोन। अब इसका यूज नहीं होता, नेलोक्सोन इतना ज्यादा यूज नहीं होता, 0.4 mg इसकी डोज होती है, अब इसका यूज बंद हो चुका है। ठीक है, नॉर्मल सैलाइन ये मोस्ट है। फ्लूइड एक्सपेंडर्स बोला जाता है इसको, फ्लूइड को बढ़ाने के लिए 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन, ताकि बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए। ठीक है, किस में ना चला जाए, हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये रूल फॉलो नहीं होता 2005-7 तक के आसपास, जब बच्चा डिलीवरी होती थी तो बच्चे के मुंह में D10 डाला जाता था थोड़ी देर के लिए, या दूध ना होने की वजह से D10 थोड़ा सा उसको दे दिया जाता था ओरल रूट से। ठीक है, अब इस पैथी को फॉलो नहीं करते, डायरेक्ट मदर फीड चालू कर देते हैं, डायरेक्ट मदर को दे दिया जाता है। बच्चा अगर ठीक है तो तुरंत मदर फीड चालू कर दी जाती है। ठीक है, एनएस और आरएल ये फ्लूइड एक्सपेंडर्स होते हैं, फ्लूइड को बढ़ाने का काम करते हैं, जो बॉडी में शॉक जैसी कंडीशन होती है उन कंडीशन में दिए जाते हैं ये। नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, मिसलीनियस, रेडियंट वार्मर, सबको बच्चे को कहां पे लेटा के ये सब कुछ काम करना है, रेडियंट वार्मर आगे देखेंगे, लीन एंड शोल्डर रोल, गोज ये सब चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए, सिरिंज चाहिए, अम्बिलिकल वेन कैथेटर। अम्बिलिकल वेन कैथेटर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा अगर एक बार ऐसी कंडीशन में आ गया ना, एस्फेक्सिया जैसी कंडीशन में, या HI ग्रेड 1 2 3 या मैक्सिमम 2 3 की कंडीशन में आ गया, तो फिक्स है कि वो 20, मतलब HI की बात करें, अगर थर्ड ग्रेड में आया है तो मे बी मैक्सिमम 30 से 50 दिन तक भी आपके पास बच्चा रह सकता है। तो बार बार उसमें वेन फ्लोन नहीं डाला जा सकता, वेन फ्लोन नहीं लगाया जा सकता, तो उस कंडीशन में अम्बिलिकल वेन कैथेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके लिए अम्बिलिकल वेन में कैथेटराइजेशन वेन में करनी है, आर्टरी में करनी है, इसका अलग फॉलो होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल रिससिटेशन, तो RHC सबसे मेन है, RHC रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट और कलर। ठीक है, बैक स्लाइड में लिखा है। ठीक है, RHC रेस्पिरेशन ठीक हो जाए, हार्ट रेट ठीक हो जाए और बच्चे का कलर ठीक हो जाए, तो हम मान लेंगे कि हमारा जो रिससिटेशन हमने किया वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, प्रोसीजर प्रॉम्प्टली बाय स्किलफुली, जिसको भी करना है स्किलफुली करना है, ऐसा नहीं कि हम सीखना चाहते हैं बच्चे के ऊपर, नहीं सीखना चाहते, स्किलफुली करना है। और ये 3 चीजों में हमने क्राइटेरिया अचीव कर लिया तो हम मान लेते हैं कि हमारा रिससिटेशन सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अपगार स्कोर ये भी इंपॉर्टेंट होता है एस्फेक्सिया के लिए। ठीक है, सबसे मेन वर्जीनिया अपगार एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर था, उसने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर 5 पॉइंट है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूबॉर्न फ्रॉम इंट्रायूट्राइन टू एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, ये देखो, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन, मसल टोन, रिफ्लेक्स और कलर। इसमें 0 1 2 ऐसे ग्रेडिंग दे रखी है, जितनी ज्यादा ग्रेडिंग बच्चा उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, पर रेस्पिरेशन की बात की जाए या RDS की बात की जाए तो डाउन स्कोर होता है, जितनी ज्यादा ग्रेडिंग बच्चा उतना ज्यादा खराब। इसमें जितनी ज्यादा ग्रेडिंग बच्चा उतना ज्यादा ठीक। जैसे हार्ट रेट एक के हम लेके चलते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एक को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हार्ट रेट, अगर बच्चे में हार्ट रेट अपसेंट है ही नहीं, तो 0 नंबर मिलेंगे उसमें। अगर 100 से कम है तो 1 नंबर, और 100 से ज्यादा है तो 2 नंबर। द 100, ये जो 100 है ना, 100 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिससिटेशन के मामले में। रेस्पिरेशन अपसेंट है, क्राई, वीक क्राई, गुड क्राई, अगर बच्चा अच्छे से रो रहा है तो रेस्पिरेशन ठीक है। मसल टोन, लिम्ब, सम फ्लेक्शन, एक्टिव मूवमेंट, रिफ्लेक्स, नो रिस्पॉन्स, ग्रीमेंस, कफ, स्नीजिंग, क्राई, कलर ब्लू, पेल, पिंक, ऐसा सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, एज पर द नेशनल न्यूनेटल पेरिनेटल डाटाबेस NNPD, मॉडरेट पेरिनेटल एस्फेक्सिया, स्लो गैस्पिंग ब्रीदिंग, गैस्पिंग मतलब बच्चा रोक रोक के सांस ले रहा है, गैस्पिंग मतलब एक बार रुक रहा है फिर सांस ले रहा है, लंबा सांस लेके छोड़ दे रहा है, स्लो गैस्पिंग ब्रीदिंग और एन अपगार स्कोर ऑफ 4, ठीक है, 2 6 एट 1 मिनट। आपने अपगार स्कोर चेक किया, उन 5 पैरामीटर को चेक किया, और आपका अपगार स्कोर पहले मिनट में 4 या 6 आया। कितना आया? 4 या 6 आया, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि मॉडरेट पेरिनेटल एस्फेक्सिया। पेरिनेटल पीरियड टू वाइबिलिटी 7 डे ऑफ लाइफ, नोन एज पेरिनेटल पीरियड। सीवियर पेरिनेटल एस्फेक्सिया, नो ब्रीदिंग, बच्चा सांस ही नहीं ले रहा था। पहला पॉइंट 1, या अपगार 0 से 3 के बीच में हो 1 मिनट के अंदर।
ठीक है, वो सीवियर पेरिनेटल। और 10 मिनट पे अपगार स्कोर 3 या उससे कम है तो डेवलपमेंट, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर या न्यूरोमोटर डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। 10 मिनट के अंदर अपगार 3 या उससे कम हो तो डिसेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, कंपोनेंट ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन, आपको वो TABC सब जगह मिलता है। T फॉर टेम्परेचर, प्रोविजन ऑफ रेडिएंट हीट सोर्स। रेडिएंट हीट सोर्स का मतलब जो रेडिएशन के साथ गर्म करे। अब वो जमाना नहीं रहा कि पहले कपड़ों को गर्म करते थे और कपड़ों को गर्म करने के बाद उसको बच्चे को पहनाते थे, बार बार उसको गर्म करते रहते थे। ठीक है, ड्राइंग ऑफ द न्यूबॉर्न, लिनन से अच्छा ड्राई करना है, आगे समझाएंगे इसको। रिमूविंग ऑफ द वेट लिनन, और जो जो कपड़े गीले होते जा रहे हैं बच्चे के शरीर से वो तुरंत हटा देने चाहिए। जो जो कपड़े गीले होते जा रहे हैं बच्चे के शरीर से वो तुरंत हटा देने चाहिए। एस्टिब्लिशमेंट ऑफ द ओपन एयरवे, पोजीशन ऑफ द न्यूबॉर्न, स्नीफिंग पोजीशन बोलते हैं उसको, आगे दिखाऊंगा स्नीफिंग पोजीशन किसको बोलते हैं। ठीक है, सक्शन द माउथ एंड नोज, सबसे इंपॉर्टेंट सक्शन करना है कि एयरवे क्लीन कर देना है। बी, ब्रीदिंग, टेक्टाइल स्टिमुलेशन सबसे मस्ट है। ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब में नेक्स्ट ले लीजिए, कोई बात नहीं है, हो गया तो मैं बेसिक बता दूंगा। ये तो सक्शन ऑफ द ट्रैकिया, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, जब एयरवे मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो ईटी ट्यूब डाल दीजिए। आपके लैरिंग्स में दिक्कत है तो सीधा ट्रैकिया से थोड़ा सा ऊपर ईटी ट्यूब डाल के छोड़ दीजिए। ब्रीथिंग के लिए टेक्टाइल स्टिमुलेशन। ठीक है, PPV, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, PPV। ठीक है, बाय बैग एंड मास्क, आप बैग एंड मास्क के साथ दे सकते हैं, आगे दिखाएंगे। बैग एंड एंडोट्रैकियल ट्यूब, अब मास्क हटा दीजिए, जो ईटी ट्यूब लगाई है उसके पीछे से मास्क को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, सी, मेंटेन सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन मेंटेन करनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन, छाती को दबा के, मैकेनिकल जो होता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट दे सकते हो आप चेस्ट को दबा के। कितना दबाना होता है? 1/3 ऑफ द चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। AP डायमीटर का 1/3 भाग दबा सकते हो आप चेस्ट का। मेडिकेशन, फ्लूइड एक्सपेंडर्स दे सकते हो, फ्लूइड को बढ़ाओ ताकि ब्लड सर्कुलेट होना चालू हो। जैसे मैंने पहले बताया 2 फ्लूइड एक्सपेंडर्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो पहले नंबर पे होता है RL और NS, उन दो में से कोई एक चॉइस आप ड्रग में ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस, थर्मल मेंटेनेंस ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के अंदर ब्राउन फैट नहीं होता, बच्चे के अंदर फैट ही नहीं होता। लार्ज सरफेस एरिया, जो बॉडी सरफेस एरिया होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल, तो हीट लॉस होने के ज्यादा चांस रहते हैं, तो बच्चा हाइपोथर्मिया में बहुत जल्दी चला जाता है। तो पहला जो नंबर पे लगा रखा है उसको रेडिएंट वार्मर बोलते हैं। ठीक है, रेडिएंट वार्मर। दूसरा, बच्चे को रैप कर देते हैं, ठीक है, पॉलिथीन के, सिंपल पॉलिथीन, जो रैपिंग वाली पॉलिथीन आती है अलग से, इसी के ऊपर लेटा के रैप कर दो। ठीक है, दूसरा कंबल उड़ा दो। तीसरा, जो लास्ट फोटो दे रखी है, ये कंगारू मदर केयर, इसको बोलते हैं कंगारू मदर केयर। ठीक है, ये श्रीलंका में चालू हुई थी 1984 के आसपास। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कंगारू जैसे अपने बच्चे को अपनी पेट के अंदर रखता है, ऐसे ही मदर की छाती सबसे कन्वीनियंस है बच्चे के लिए। ठीक है, कंगारू मदर केयर, ये हीट लॉस से बचाने के कुछ तरीके हैं। नेक्स्ट में आगे, एयरवे, देयर द स्निफिंग पोजीशन, आपका एयरवे अगर मुंह आगे की तरफ है, आपको कंधे के पीछे, ठीक है, प्लेस द न्यूनेट ऑन हिज बैक और साइड विद द नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड, नेक स्लाइटली एक्सटेंड करनी है आपको। ठीक है, स्लाइटली एक्सटेंड करनी है, देखो क्रैक दिख रखा है ना, क्रैक, जिससे क्या होगा, आपका ट्रैकिया थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको बैग एंड मास्क, ठीक है, बैग एंड मास्क देना है, या आपको बैग एंड ईटी ट्यूब, ठीक है, बैग एंड ईटी ट्यूब इसके साथ देना है। ये देखो करेक्ट पोजीशन दिखा रखी है कि ऐसे होनी चाहिए, ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाइपर फ्लेक्स भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल। इन द इन्फेंट लार्ज ओसिपुट प्लेस रोल्ड ब्लैंकेट और टॉवल अंडर द शोल्डर, तो कंधे के नीचे, गर्दन के नीचे ये चीजें रख दोगे ना, थोड़ा शोल्डर राउंड करके रख दोगे। ठीक है, कितने रखना है वो भी आगे बता रखा है, 75, ठीक है, 75 mm से लेके 1 इंच के बीच तक आप रख सकते हो। टर्न दी हेड टू स्लाइड, कोपियस सिक्रीशन कम्स, अगर मुंह से कोई सिक्रीशन आ रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पे आप क्या करो, जो सक्शनिंग कप होता है, सक्शन के द्वारा उसको निकाल दो, या उसको लेटरल पोजीशन लेटा दो। लेटरल पोजीशन में लेटाने से, ठीक है, इसको बोलते हैं कोपियस सिक्रीशन कम्स, जो सिक्रीशन आते हैं वो मुंह से खुद ही बाहर आ जाएंगे अगर आप मुंह थोड़ा सा लेटरल साइड कर दोगे बच्चे का। नेक्स्ट स्लाइड में, पहले टेम्परेचर फिर एयरवे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, रिससिटेशन एल्गोरिदम, ये एक एक सब मेंशन कर रखा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्म, टोन, क्राई, ये 3 चीजें आपको पता है। ठीक है, बच्चा टर्म है या नहीं है,
टर्म का मतलब प्री टर्म है, पोस्ट टर्म है, ठीक है, या फुल टर्म है, आपको ये पता है, ये चीज आपको पहले ही पता है। अगर आपको ड्यूरिंग डिलीवरी या बेबी रिसीव करते टाइम, जाते टाइम टर्म का पता है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी लेके चलिए। आपको पहले ही पता था प्री टर्म बच्चा है, तो प्री टर्म बच्चे के हिसाब से आप 0 नंबर का लेरिंजोस्कोप ब्लेड रखिए, उसी के वेट की ईटी ट्यूब रखिए, एनजी ट्यूब रखिए, ठीक है, ड्रग भी उसी के हिसाब से रखिए, ठीक है, क्योंकि जितना प्री टर्म होगा उतने वेस्कुलर जो फॉर्मेशन होती है वो छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद वहां पे जाके आपने देखा टोन कैसी है, क्राई कैसी है, ठीक है, इन सब चीजों का पैरामीटर करते करते 1 मिनट के अंदर आप पीपीवी तक पहुंच गए पोर्शन, ठीक है। पीपीवी के बाद चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आगे एक्सप्लेन कर रखा है नेक्स्ट स्लाइड्स में। ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम होता है, ये हर जगह एनआईसी में आपको चिपका हुआ मिलता है, ठीक है, पर हम इसको एलिब्रेट करके बताएंगे आगे। टेम्परेचर नेक्स्ट में, टेम्परेचर लॉस कैसे होता है, न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया कैसे होता है, तो न्यूबॉर्न में जो हाइपोथर्मिया होता है 4 वजह से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन, रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन, जिस सरफेस पे बच्चे को लेटा रखा है वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको बोलते हैं कंडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जो एयर उसके आसपास से जा रही है उसकी वजह से भी बच्चे में हीट लॉस हो रही है। इवापोरेशन, जो बच्चे में के अंदर हीट लॉस वाटर वेपर के थ्रू हो रही है, जो पसीना आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर जो काम कर रही है, ठीक है, नॉर्मोथर्मिया मेंटेन करने के लिए, इवोपरेशन। दूसरा रेडिएशन, हीट लॉस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम स्किन टू सराउंडिंग सरफेस, ठीक है, जो दीवार है, आपके घर की दीवार है या बच्चा किसी बराबर में दीवार है, जो रेडियो मैग्नेटिक वेव के कारण हीट लॉस हो रही है, वो रेडिएशन। नेक्स्ट स्लाइड में 4 ही कॉज होते हैं ये हीट लॉस के, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई बार, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया सबसे ज्यादा जरूरी, आप रिससिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात करेंगे, पर हाइपोथर्मिया 1% बच्चे के अंदर रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पर हाइपोथर्मिया से 100% न्यूबॉर्न को बचाना पड़ता है, 100% न्यूबॉर्न को बचाना पड़ता है। नीड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस इन न्यूबॉर्न, इन हेल्दी टर्म न्यूबॉर्न, लिमिटेड एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीट पर्टिकुलरली फर्स्ट 12 आवर, पहले 12 घंटे में बच्चा हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, क्यों, सबक्यूटेनियस फैट इज रिड्यूस्ड, बच्चे के अंदर सबक्यूटेनियस फैट होता ही नहीं है, इसको ब्राउन फैट बोलते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ये मैकेनिज्म होता है पूरा का पूरा हीट जनरेशन का, ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट होता ही नहीं है। लार्जर बॉडी सरफेस एरिया एज पर यूनिट बॉडी वेट, बॉडी वेट के हिसाब से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 80 किलो का शरीर 5 फुट का, और वो 1.5 फुट का शरीर 3 किलो वजन, तो सरफेस एरिया उसका ज्यादा होता है। सो द न्यूबॉर्न आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलप हाइपोथर्मिया। इसी कारण अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि हाइपोथर्मिया किसकी वजह से होता है, लेस सबक्यूटेनियस फैट, किसकी वजह से, लेस सबक्यूटेनियस फैट। नेक्स्ट स्लाइड में, हाउ टू मेंटेन वार्म चेन, आप वार्म चेन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि मेन बात हाइपोथर्मिया की है। रेडिएंट हीट वार्म, ठीक है, जो रेडिएंट हीट वार्मर होता है आप उसको लगाइए। फिक्स्ड रूम हीटर, मेन है रूम हीटर। सबसे बड़ी बात, आपको डिलीवरी रूम और एनआईसीयू का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना होता है हर एक। आप इसके मेहरबान सिंह पढ़ेंगे या कोई सी दूसरी बुक पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली मेंशन है कि आपकी एनआईसीयू का डिलीवरी रूम का टेम्परेचर, और वहां पे इंक्लूडेड एक थर्मामीटर, वहां पे एक थर्मामीटर भी लगा हुआ होना चाहिए, जिससे टेम्परेचर मेंटेनेंस दिखता रहे कि कितना है, चाहे आपको एसी चलानी पड़े चाहे आपको हीटर चलाना पड़े, आपको वहां का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री के बीच में ही रखना है, ठीक है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग, रबर हॉट वाटर बॉटल, अब आप बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, जैसे बच्चा सिक था, आप उसको बाहर यूएसजी के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पोर्टेबल मशीन अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे को कैसे लेके जाओगे। आपने वो बोतल देखी है जो कमर दर्द होने पे गर्म पानी डाल के जैसे सिकाई की जाती है, तो रबर हॉट वाटर बोतल लो, उसके ऊपर कपड़ा लो, उसके ऊपर बच्चे को रखो, पर इसके अंदर बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, कई बार वो बोतल लीक हो जाए या बहुत ज्यादा गर्म हो तो जलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल इंक्यूबेटर्स आते हैं जिनको मूवेबल्स होते हैं, पर अभी इंडिया में इतना डेवलपिंग स्टेज में नहीं पहुंचा, डेवलप्ड स्टेज में नहीं पहुंचा कि पीएचसी लेवल पे इतना वर्क हो सके, ठीक है, तो वहां से पीएचसी लेवल से सीएचसी लेवल पे लाने के लिए इन हॉट वाटर बॉटल्स का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मैम, वही वार्म हैंडल लिनिन, ठीक है, हाथ जो लिनिन है, रिमूव वेट लिनिन, इंप्रूव ड्राइंग इंक्लूडिंग हेड, वार्म इक्विपमेंट, जितने भी बच्चे को इक्विपमेंट लगाने हैं जैसे सीजर्स वगैरह, जैसे लेंजोस्कोप, सब प्री वार्म होनी चाहिए, जो कपड़े डालने हैं वो प्री वार्म होनी चाहिए, डिस्क ट्रे में बच्चे को रखना है वो प्री वार्म होना चाहिए, जिस रेडिएंट वार्मर के बेड पे रखना है वो भी प्री वार्म होना चाहिए पहले से ही। नेक्स्ट मैम,
ठीक है। मदर कंगारू मदर केयर स्किन टू स्किन, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग, सबसे मेन इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि मदर के पास जाएगा तो हीट लॉस से बच सकता है। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी, ठीक है। बाथिंग पोस्टपोन, बच्चे को जल्दी नहलाना नहीं चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने इसके बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस दी कि कब बच्चे को नहलाना चाहिए, कब बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी गाइडलाइन कि 24 घंटे के बाद ही नहलाना चाहिए, और मैक्सिमम ट्राई करनी चाहिए कि जब तक अम्बिलाइकल कॉर्ड फॉल ना हो जाए, ठीक है, जब तक बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। डिफर द क्लीनिंग ऑफ वर्निक्स, वर्निक्स को ऐसे रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्शन लेयर होती है, वो प्रोटेक्शन का काम करती है, उसको जल्दी नहीं हटाना चाहिए। नेक्स्ट मैम। ठीक है, ड्राई थ्रूली रिमूव वेट, बच्चे को ऐसे ड्राई करते हैं, और जो ये कपड़ा जितना, क्योंकि बच्चा अंदर से आया, एमनियोटिक फ्लूइड से आया है, जैसे कमल जो होता है वो पानी के अंदर रहता है, ऐसे ही बच्चा भी एमनियोटिक फ्लूइड से बाहर निकला है तो वो पूरा वेट होता है, ठीक है। उसके बाद एयर में पोजिशनिंग पहले ही बता दी थी, ठीक है। स्निफिंग पोजिशन में रखना है, ना हाइपर फ्लेक्स ना फ्लेक्शन, ठीक है, ना हाइपर एक्सटेंशन, करेक्ट पोजिशन ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट मैम। हो गया मैम ये, नेक्स्ट नेक्स्ट मैम। सक्शनिंग, मेन इंपॉर्टेंट सक्शनिंग। अब बच्चे की न्यूबॉर्न की सक्शनिंग करनी होती है, वो सक्शनिंग मशीन से भी की जा सकती है, सक्शनिंग बल्ब से भी की जा सकती है, इन्फेंट म्यूकस सकर्स भी आते हैं, ठीक है, उनसे भी की जा सकती है। बल्ब सिरिंज, ऐसे पीछे ईएनटी में भी बल्ब सिरिंज यूज होती है, उसके पीछे बल्ब से होता है, जैसे बल्ब, उसको दबाओ फिर छोड़ दो, सक्शनिंग का काम करती है। इन्फेंट म्यूकस सकर्स ये पर्टिकुलरली आते हैं, एक साइड से आप इनको कनेक्ट कर दीजिए, इनके बीच में आपको सैंपल दिखाई देता है, आपको सैंपल कलेक्ट करके भेजना म्यूकस वगैरह का, तो इसी के अंदर भेजा जाता है। मैकेनिकल सक्शन कैन बी डन, ठीक है, मैकेनिकल जो मशीन्स आती हैं उनके द्वारा आप, ठीक है, स्कोप लगा के सक्शन कैथेटर लगाते खींच सकते हैं। माउथ बिफोर नोज, ठीक है, एम बिफोर एन, चाहे तो ऐसे याद कर लो, या ओ एन, ओरल बिफोर नोज, पहले मुंह से करना है फिर नाक से करना है। अगर पहले मुंह से नहीं करोगे, ठीक है, डायरेक्ट नाक से करोगे, तो जो मुंह का म्यूकस है वो लैरिंक्स तक जा सकता है और चोक हो सकता है, इसलिए पहले मुंह से निकाल लो, ताकि जब मुंह से निकालने के बाद नेजल से करें, वो बाई चांस नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो जाए तो माउथ तक रहे, लैरिंक्स तक ना पहुंचे, ठीक है। जेंटल सक्शन का प्रेशर कितना होना चाहिए? 100 mm ऑफ एचजी। कितना? 100 mm ऑफ एचजी। विग्रस सक्शन, आप बार बार सक्शनिंग कर ही जा रहे हैं, कैथेटर से कर ही जा रहे हैं, विग्रस सक्शन ऑफ पोस्टीरियर फेरिंजिक्स में स्टिमुलेट वेगस नर्व कॉजिंग सीवियर ब्रेडिकार्डिया और एपनिया, ठीक है, वेगस नर्व को स्टिमुलेशन जा सकता है, ठीक है, तो बहुत डेंजरस रहता है, ठीक है। इस कंडीशन से बचने के लिए आपको विग्रस सक्शनिंग से बचना चाहिए, अगर आपको जरूरत नहीं है तो उस कंडीशन में सक्शनिंग भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं बच्चे के अंदर। नेक्स्ट मैम। ऑक्सीजन सप्लाई, सीपैप की जरूरत है, ऑक्सीजन रेट 5 से 6 लीटर रहना चाहिए, सेंट्रल साइनोसिस से बचना चाहिए, ठीक है, इसको इसलिए लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। इफ न्यूबॉर्न बेबी सेंट्रल साइनोसिस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट, ठीक है, 100 से ज्यादा हो, गिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, 80 से 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तक दी जा सकती है, ठीक है। वंस न्यूनेटम बिकम पिंक, उसके बाद न्यूनेट पिंक हो गया है जैसे जैसे, तो विड्रॉल ऑक्सीजन ग्रेजुअली 80 से 60 से 40, और उसके बाद रूम एयर पे ऑक्सीजन कितनी मिलती है? 21%। तो ग्रेजुअली बढ़ानी है, ग्रेजुअली घटानी है, ठीक है, ऐसे ऐसे घटा घटा के उसको सप्लीमेंट, कभी भी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए। आप एक्सेसिव ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिस बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर बैरोट्रोमा हो जाता है, ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, तो बॉडी के अंदर बैरोट्रोमा हो जाता है। दूसरा, ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होने के चांस रहते हैं, हाइपर वेंटिलेशन होने के चांस रहते हैं, लंग इन्फिल्ट्रेट होने के चांस रहते हैं। तो कभी भी एक्सेसिव, आपको ये लगता है कि ऑक्सीजन देने से, जैसे माइकल जैक्सन का एग्जांपल दिया जाता है, ठीक है, वो कि रात को ऑक्सीजन मास्क लगा के सोता था, तो नहीं, आपको रूम एयर पे ही ऑक्सीजन लेनी चाहिए। अगर ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करोगे तो बैरोट्रोमा या हाइपर वेंटिलेशन होने के चांस रहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होने के चांस रहते हैं लंग के अंदर, एयर, फिर एयर फंस जाती है लंग्स के अंदर, तो उनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। कोड क्लैंपिंग, कोड क्लैंप पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। डिलेड कोड क्लैंप, डिलेड इसलिए क्योंकि 60 सेकंड तक आप डिलेड कर दोगे तो कोड क्लैंप, ठीक है, तो जो एडिशनल ब्लड, जो प्लेसेंटा से एडिशनल ब्लड बच्चे के अंदर आ सकता था वो आ जाएगा, उससे बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी, एनीमिया जैसी कंडीशन से बच सकता है, ठीक है। द डिलेड कोड क्लैंपिंग इज एसोसिएटेड इंप्रूव्ड हेमाटोलॉजिकल स्टेटस, आयरन स्टेटस, इंप्रूव क्लिनिकल एनीमिया। द कोड शुड बी क्लैम्प्ड 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एब्डोमेन। कितनी दूर करनी चाहिए? 2 से 3 सेंटीमीटर एब्डोमेन से अवे करनी चाहिए कोड क्लैंप। नेक्स्ट मैम।
ठीक है। दिस टर्म शुड बी अवे फ्रॉम द जेनिटल टू अवॉइड कंटामिनेशन। ये आयुर्वेद में मेंशन है, सेम चीजें कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको बांध के गले में टांग देना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं रखना चाहिए। इससे दो रिस्क है, एक तो जेनिटल से बार बार यूरिन स्टूल आने से इंफेक्टेड होने के चांस रहते हैं, दूसरा उसके अंदर से ऊजिंग होने के चांस रहते हैं, ब्लड की ऊजिंग। अगर हार्ट के लेवल से ऊपर उसको ले जाया जाएगा तो ऊजिंग नहीं होती है, अगर हार्ट के लेवल से नीचे रहेगी, नीचे जेनेटेलिया के पास रहेगी तो ऊजिंग के चांस रहते हैं। अर्ली कोड क्लैंपिंग किसमें करनी है? अभी तक हमने देखा कि डिले कोड क्लैंपिंग के बहुत फायदे हैं, अब अर्ली कोड क्लैंपिंग किसमें करनी है? अर्ली क्लैंपिंग ऑफ द कोड इज एडवोकेटेड इन बेबीज विद सीवियर बर्थ एस्फेक्सिया। बर्थ एस्फेक्सिया है तो आप 60 सेकंड का वेट नहीं कर सकते कि कब कोड कटेगी, कि कब हम रिससिटेशन चालू करेंगे। ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली कोड क्लैंप करनी है, ठीक है। कोड अराउंड द नेक, कोड अराउंड द नेक, नेक के अराउंड कोड थी, ऐसी कंडीशन में तुरंत। और आर एच इनकम्पेटिबिलिटी या आइसोमनाइजेशन, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज जाने का चांस रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी तुरंत कोड क्लैंप करके छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट में ब्रीथिंग, नेक्स्ट मैम। ठीक है, टेक्टाइल स्टिमुलेशन कैसे कर सकते हैं? रबिंग इन्फेंट फ्रीक्वेंसी 1 to 2 टाइम, फ्लिकरिंग, स्लैपिंग, देखो ये फ्रैकिंग, फ्लिपिंग, ये सब कुछ मेथड्स हैं टेक्टाइल स्टिमुलेशन के कि ऐसे कर सकते हैं। अब वो जमाना चला गया कि बच्चे को उल्टा करके उसकी कमर को पीटना चालू कर दो, अब वो नहीं है। टेक्टाइल स्टिमुलेशन भी आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि जिस लीनियन से आपको बच्चे को उठाया हुआ है उसको बैक से रब कर सकते हैं आप, उसको बैक से रब करोगे उतना भी टेक्टाइल स्टिमुलेशन सफिशिएंट होता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैम, ये इतना कुछ नहीं है, ये बता दिया है। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए हार्ट रेट से, ठीक। पीपीवी, पीपीवी, ठीक है। पीपीवी, पीपीवी इज द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पीपीवी बोलते हैं। पीपीवी हर डिपार्टमेंट का पीपीवी अलग हो सकता है, जैसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, ऐसे ही पल्स प्रेशर वेरिएशन है। ठीक है, आप हेमेटोलॉजी में जाओगे तो पीपीवी का मतलब हो जाता है वहां पे पल्स प्रेशर वेरिएशन। रेस्पिरेटरी में जाओगे तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, और आई में जाओगे, ओप्थाल्म में जाओगे तो पैरास्प्लेना विट्रेक्टोमी। ठीक है, ये भी इसका सेम मतलब होता है। उसके बाद, ठीक है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, अगर रेडियोलॉजी में जाओगे या उसमें जाओगे पैथोलॉजी में, तो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज, पीपीवी का मतलब एन इन्फेंट हु इज एपनिक, एपनिक मतलब सीजेशन ऑफ ब्रेथ, 20 सेकंड के लिए ब्रेथ को रोक लेना, गैस्पिंग, बार बार लंबी लंबी सांस लेना, हार्ट रेट बिलो द 100, इंपॉर्टेंट है पीपीवी। अगर हार्ट रेट 100 से नीचे है जब भी पीपीवी के बारे में सोचना चाहिए, हार्ट रेट 100 से ऊपर है तो टेक्टाइल स्टिमुलेशन से काम चला लेना चाहिए। ठीक है, और सेंट्रल साइनोसिस, ऐसी कंडीशन में persist central cyanosis disperse with the free flow of oxygen, अगर फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन के साथ भी साइनोसिस मिल रही है तो पीपीवी की जरूरत है। ठीक है, पीपीवी कैसे दे सकते हैं? बैग एंड मास्क से दे सकते हैं, पहले नंबर पे बैग एंड मास्क, आगे दिखाऊंगा बैग एंड मास्क कैसा हो सकता है। बैग एंड ईटी ट्यूब, इससे दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब पीपीवी नहीं देना? मिकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, बच्चे ने मिकोनियम कर रखी है, उसी को एनगल्फ कर रखा है, तो उससे क्या होगा, न्यूबॉर्न। ठीक है, पीपीवी इज कैरिड ओनली आफ्टर, ठीक है, ट्रैकियल सक्शन, आप ट्रैकियल से सारा जो मिकोनियम है उसको निकाल लो, जब भी करनी चाहिए। अगर आप म्यूकोनियम के साथ ही पीपीवी कर देंगे तो लंग्स में एडेरेंट हो जाती है, लंग में चिपक जाती है, जिसकी वजह से बाद में दिक्कत आती है। सस्पेक्टेड टू दी कंफर्म्ड डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है, डायफ्रामेटिक हर्निया क्या है? डायफ्रामेटिक हर्निया, जैसे स्कैफोइड एब्डोमेन मिल गया आपको, ठीक है, आपको जो, ठीक है, इंटेस्टाइन की वो थी, ठीक है, साउंड्स थी वो चेस्ट में फाइंड आउट होगी, जो हार्ट की साउंड थी वो थोड़ी सी राइट साइड शिफ्टेड थी, तो आपने अंदाजा लगा लिया डायफ्रामेटिक हर्निया है। तो उस कंडीशन के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है पीपीवी की, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं देना चाहिए। सिंपल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कुछ नहीं होता, जो अंबू बैग होता है उसके आगे मास्क लगा के उससे वेंटिलेशन करना पीपीवी कहलाता है, बस। नेक्स्ट मैम, साइज ऑफ बैग एंड मास्क इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है किसमें कितना चाहिए। बड़ों में 1.5 लीटर तक का बैग आता है, जो बड़े आदमी होते हैं उनमें 1.5 लीटर का बैग आता है। ए नॉर्मल, ठीक है, ए नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी रिक्वायर ओनली 15 to 25 ml ऑफ 5 to 8 ml केजी ऑक्सीजन पर केजी ऑक्सीजन, 5 to 8 ml, तो बच्चा 3 किलो का होता है, तो 5 × 15, 8 × 24, तो वही सेम बात लिखी हुई है। बैग वॉल्यूम इन बिटवीन 200 से
750 ml। अगर बच्चा 2.5 किलो के आसपास का है, मोर देन कितना है, ठीक है, 1500 ग्राम से ज्यादा का है, और 240 से 350 ml का बैग, और छोटा बैग भी आता है, ठीक है, प्रीटर्म बच्चों के लिए एक छोटा बैग भी आता है, बैग एंड मास्क में छोटा बैग, ठीक है। ऑक्सीजन कैपेसिटी विद ऑक्सीजन रिजर्वायर, पीछे रिजर्वायर जो आगे बैग एंड मास्क दिखाऊंगा। पेशेंट आउटलेट डिलीवर ओनली 40% ऑक्सीजन, सो अचीव 90 to 100% ऑक्सीजन बाय अटैचिंग ऑक्सीजन रिजर्वायर। उसके बाद ऑक्सीजन रिजर्वायर उस पर लगा दो तो 90 to 100% ऑक्सीजन आप कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। मास्क टाइप कुशन, नॉन कुशन, शेप, राउंड, एनाटॉमिकल, आगे एक पिक्चर है उसके अंदर क्लियर होगा ये। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट, ये देखो बैग एंड मास्क, ये रिजर्वायर पहले नंबर पे छोटा 250 से 350, 250 से 750, उसके बाद रिजर्वायर, आगे इसके जो मास्क लगा हुआ है ये मास्क है, ठीक है, ये रिजर्वायर, ये बैग एंड मास्क, अम्बू बैग, आगे मास्क और रिजर्वायर, ठीक है। नेक्स्ट मैम, और जो कैपेसिटी होती है वो अम्बू बैग की होती है, रिजर्वायर की कैपेसिटी नहीं होती। पार्ट ऑफ अम्बू बैग, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके कुछ पार्ट होते हैं कि कौन सा किस में काम आता है, जैसे ऑक्सीजन इनलेट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी काम चल सकता है, रिजर्वायर के बिना भी काम चल सकता है, पीपीवी रिजर्वायर के बिना भी दिया जा सकता है, ऑक्सीजन के बिना भी पीपीवी दिया जा सकता है, ठीक है। कुछ वॉल्व होती हैं जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इन वॉल्व को, कौन सी वॉल्व किस काम आती है। जैसे ये जो मास्क है ये कुशन्ड मास्क है, पीछे वाले नॉन कुशन मास्क थे, ठीक है। अब करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ मास्क कैसे रखना होता है, नेक्स्ट मैम, मास्क की पोजिशनिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे ये दिखा रखा है पीछे की तरफ से सी बनाना होता है, ऐसे हाथ का सी, ठीक है, चिन्ह के ऊपर रखते हुए सी बनाना होता है। इनकरेक्ट में देखो जो नीचे चिन्ह है उसके नीचे से एयर पास हो जाए, वो इनकरेक्ट है। नाक भी और मुंह भी कम कवर हो, थोड़ा सा कवर हो, अगर मुंह खोल ले तो नाक से बाहर चला जाए। करेक्ट क्या है, जिसमें नाक और मुंह पूरा, जहां जहां से आदमी सांस ले सकता है वो पूरा एरिया कवर हो जाए, वो उसके हिसाब से परफेक्ट मास्क होता है बच्चे के हिसाब से, ठीक है। 2 ही नंबर के आते हैं ये भी, 0 और 1 नंबर का। प्री टर्म में 0 नंबर का और टर्म में 1 नंबर का, बस पोजिशनिंग आपको करनी होती है, कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैम, ठीक है, मेथड्स बता दिया कैसे क्या रेडिएंट वार्मर के नीचे रखना है, 3 थर्ड बाय फोर्थ और 1 इंच थिकनेस का अंडर शोल्डर पैड लगाना होता है ताकि वो एक्सटेंशन स्नीफिंग पोजीशन में आ जाए बच्चा। स्टैंड ऑन द साइड हैंड ऐसे करना है। The mask should tightly fit on the face. Third point important है, the mask should be tightly fixed on the nose and lips, not in the eyes, ठीक है। फेस एनक्लोजिंग नोज, माउथ एंड क्लीन, बट नॉट इन दी आईज, आईज के पास नहीं करना। अगर आपने आंख के पास रख के मास्क को दबा दिया तो वहां पे भी ट्रोमा होने के चांस रहते हैं, हेमरेजिक चांस रहते हैं। स्क्वीज ऑफ द बैग विद फिंगर टिप्स, फिंगर टिप से स्क्वीज करना है, ऐसे दबाना नहीं है उसको, फिंगर टिप से स्क्वीज करना है, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रॉम चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट को देखते हुए कि चेस्ट मूवमेंट, कई बार ऐसा होता है आपने ईटी ट्यूब डाली हुई थी, ईटी ट्यूब जैसे बैग एंड मास्क कर रहे हो तो मास्क में इतनी दिक्कत नहीं आती, पर आपने ईटी ट्यूब डाली हुई है, ऐसी कंडीशन जिसमें आपने ईटी ट्यूब डाली हुई है, ईटी ट्यूब वाली कंडीशन के अंदर आपकी ईटी ट्यूब ट्रैकियो में ना जाके इसोफेगस में चली गई तो आपका पेट फूलने लग जाएगा, ठीक है, तो उसमें एपी डायमीटर बढ़ने लग जाता है चेस्ट का, ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए फिंगर्स की मूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, निमोथोरैक्स हो सकता है, ठीक है। 15 से 30 सेकंड इवैल्यूएट बेबी कंडीशन, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन विद रूम एयर, O2 कंसंट्रेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज, O2 कंसंट्रेशन को आप बढ़ा सकते हो ना, तो रूम एयर पे चालू करना होता है। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट, ठीक है, ये स्क्वीज 3:1 का रेशियो होता है, चेस्ट कंप्रेशन, एक बार मास्क, ठीक है, जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 पे स्क्वीज करो, 2 3 पे छोड़ दो, 3 पे फिर स्क्वीज करना होता है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे स्क्वीज करना होता है, और उसके बीच में 3 बार चेस्ट कंप्रेशन करना होता है, जो चेस्ट होती है तो 3 बार कंप्रेशन करना होता है, आगे चेस्ट कंप्रेशन भी दिखा रखा है कैसे करना होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम, ठीक है, ये एक अगर वेंटिलेशन करेक्ट नहीं है तो एक निमोनिक्स है जो बुक के अंदर से होता है, एमआर सोफा, ठीक है, मास्क एडजस्टमेंट, रिपोजिशनिंग ऑफ एयरवे, सक्शनिंग, वेंटिलेशन ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ठीक है, ईटी ट्यूब डाल देनी है बस। नेक्स्ट मैम, ये एमआर सोफा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, निमोनिक्स दे रखा है बुक के अंदर से सभी ने। ईटी ट्यूब कब डालनी है, ईटी ट्यूब डालनी है, प्रोलॉन्ग पीपी रिक्वायर्ड,
ज्यादा टाइम के लिए पीपीवी करना पड़ जाए आपको तो ईटी ट्यूब डाल दो। ठीक है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज इनफेक्टिव। जब बैग एंड मास्क से काम नहीं चल रहा, ट्रैकियल सक्शन इज रिक्वायर्ड मिकोनियम स्टेन बेबी। ट्रैकिया में सक्शन करना है तो पहले ईटी ट्यूब डाली जाती है, उसके अंदर से सक्शन कैथेटर डाला जाता है। व्हेन डायफ्रागमेटिक हर्निया सस्पेक्टेड, व्हेन द चेस्ट कंप्रेशन इज इंडिकेटेड, द इंट्राट्रैकियल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिजायर्ड। इंट्राट्रैकियल एक ही ड्रग दी जाती है, ठीक है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन जिसको बोलते हैं, वो एंडोट्रैकियल दी जाती है। आपने कभी देखा पहले जो फिल्मों में दिखाते थे कि छाती खोल के और वो सीधा हार्ट के अंदर इंजेक्शन दे दिया एड्रेनलिन का, जिससे हार्ट काम करना चालू हो गया। अब वो कंडीशन नहीं है, अब हार्ट में इंजेक्शन नहीं दिया जाता। क्यों? उसकी वजह से कुछ दिक्कत आती है। आप जब तक हार्ट में इंजेक्शन देखोगे कहां देना है, क्या देना है, कहां पे दोगे, तो चेस्ट कंप्रेशन हैम्पर होता है उसकी वजह से, चेस्ट कंप्रेशन नहीं हो पाता टाइम से। तो इसलिए 1970 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसकी जगह आप एडीआर देना तो एंडोट्रैकियल दे सकते हो, इंट्राक्यूटेनियस दे सकते हो, सबक्यूटेनियस दे सकते हो, इंट्रावेनस दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, पर इंट्राकार्डिक नहीं देते। नेक्स्ट मैम। ये ईटी ट्यूब है, कैसी दिखती है सबने देख रखी होगी। नेक्स्ट मैम। ये ईटी ट्यूब के साइज होते हैं 2.5, अगर 28 हफ्ते से कम, 1000 किलो से कम का बच्चा है, या जेस्टेशनल 28 से कम है, 3 किलो, 3 नंबर। ठीक है, 28 से 34, 1000 या 2000 ग्राम के बीच का 3.5 नंबर। 2 किलो से 3 किलो के बीच का 34 से 38 हफ्ते 4 नंबर। 3 किलो से ज्यादा का बच्चा और 38 हफ्ते से ज्यादा का बच्चा, मैक्सिमम 3.5 यूज होती है। यूजली टिप ऑफ द ट्यूब, ये नीचे है, यूजली टिप ऑफ द ट्यूब अबव द बाइफरकेशन ऑफ द ट्रैकिया। कहां तक पहुंचनी चाहिए? जहां तक, ठीक है, ट्रैकिया का बाइफरकेशन ना हो, ठीक है, वहां तक ईटी ट्यूब डालनी चाहिए। उसके बाद बैग एंड मास्क चालू करना चाहिए। नेक्स्ट मैम। ठीक है, ये लैरिंजोस्कोप कैसा दिखता है? बस ये स्ट्रेट ब्लेड लैरिंजोस्कोप बोलते हैं इसको। 0 नंबर और 1 नंबर ब्लेड्स होते हैं, इसके अंदर बैटरियां लगी होती हैं ताकि अंदर का विजिबल हो सके सारी चीज। नेक्स्ट मैम। ठीक है, बेबी नॉट इंप्रूविंग, अगर पीपीवी देने के बाद भी बैग एंड मास्क से पीपीवी दिया तो सील इज इनएडिक्वेट, द एयरवेज ब्लॉक्ड, पोजीशन सिक्रीशन स्मॉल लेजर, प्रीमेच्योर, नॉट इनफ प्रेशर, तो आपका पीपीवी फेल हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाना पड़ेगा। अगर इफेक्टिव क्या है? आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है, कलर टोन इंप्रूव हो जाए, ऑडिबल ब्रीथ साउंड, आपको चेस्ट की मूवमेंट्स दिखाई देने लगे, ठीक है, और आपको सांस लेने की आवाजें सुनाई देने लगे, तो आपका, ठीक है, स्टॉप कब करना है? पीपीवी 100 से ऊपर हार्ट रेट होते ही स्टॉप कर देना है। कलर इंप्रूव हो जाए, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, इंप्रूविंग मसल टोन, ऐसा होते ही पीपीवी बंद कर देना है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन। नेक्स्ट मैम। आफ्टर 30 सेकंड ऑफ पीपीवी विद 100% ऑक्सीजन द हार्ट रेट इज बिलो 60 पर मिनट। अब एक कंडीशन वहां पे हमने देखी थी कि 100 से ऊपर हो गया, अब दूसरी कंडीशन कि 60 से भी नीचे चला गया वो, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन इज यूजली, उसके बाद क्या करोगे? चेस्ट कंप्रेशन भी चालू कर दोगे, ऊपर से मास्क और साथ में चेस्ट कंप्रेशन, छाती को दबाना जैसे सीपीआर में करते हैं, पर बच्चों में थोड़ा मेथड अलग होता है, फिंगर और थम्स का यूज किया जाता है एज कंपेयर टू हैंड। चेस्ट कंप्रेशन इज यूजली टेम्परेरली इंक्रीज सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। CC chest compression must always accompanied by ventilation with 100% ऑक्सीजन। चेस्ट कंप्रेशन जब भी चालू करना है जब आपने 100% ऑक्सीजन के साथ पीपीवी चालू कर रखी हो, ठीक है, या ईटी के साथ पीपीवी चालू कर रखी हो, तो जब आप चेस्ट कंप्रेशन चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर चेस्ट कंप्रेशन का रूल है कि हार्ट बीट 60 से कम होनी चाहिए। हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए चेस्ट कंप्रेशन के लिए? 60 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट मैम। कितना करना है अब चेस्ट कंप्रेशन? ऐसा तो नहीं पूरी छाती दबा दोगे, ठीक है। मायोकार्डियम इज डिप्रेस्ड बिकॉज द पुअर ऑक्सीजन लेवल, लो कार्डिक आउटपुट, मैकेनिकल पंपिंग ऑफ द हार्ट रिक्वायर्ड इंप्रूव परफ्यूजन ऑफ द लंग, रिदमिक कंप्रेशन ऑफ स्टर्नम दैट कंप्रेस द हार्ट अगेंस्ट द स्पाइन। आप आगे से दबाओगे, पीछे स्पाइन है तो हार्ट कंप्रेस करेगा। इंक्रीज द इंट्राथोरैसिक प्रेशर, सर्कुलेट ब्लड थ्रू द वाइटल ऑर्गन्स। ऐसे करने से सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है। जैसे एक बार देखा किसी ने कि पानी निकालने के लिए एक बार उसमें पाइप में से खींच के छोड़ देते हैं, उसके बाद पानी खुद ही चलता रहता है, तो एक बार सर्कुलेशन पूरा हो जाएगा तो ब्लड खुद ही सर्कुलेट होना चालू हो जाता है। तो फर्स्ट चेस्ट कंप्रेशन से हमें वो कर देना चाहिए। नेक्स्ट मैम। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन, 2 फिंगर टेक्निक पहले दिखा रखे, 2 फिंगर थंब टेक्निक, दोनों थंब के साथ, ठीक है। इंक्लाइन हैंड टेक्निक इज मोर कन्वीनियंट। दूसरे वाली जो होती है वो इंपोर्टेंट, जो थंब वाली है वो ज्यादा,
ठीक है, कन्वीनियंट होती है एज कंपेयर टू फिंगर वाली। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट मैम। कितना करना है? रिमेंबर, डू नॉट लिफ्ट योर थंब और फिंगर ऑफ द चेस्ट बिटवीन कंप्रेशन। इतना जोर से नहीं करना कि उंगलियां उठा उठा के कर रहे हो, उंगलियां चेस्ट के ऊपर ही रखनी है। और थोड़ा सा ध्यान से, प्रेशर इज अप्लाइड लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम just above the geoid cartilage, spot of the infant back finger of the 1/3 of the anterior posterior diameter of the chest। जितनी पूरी चेस्ट है, एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे से पीछे की तरफ, उसका 1/3। कितना? 1/3। इतना ही कंप्रेशन करना है, ठीक है। कितना करना है? 1/3 चेस्ट का। नेक्स्ट मैम। चेस्ट कंप्रेशन एंड पीवीवी रेशियो 3:1, 90 कंप्रेशन एंड 3 वेंटिलेशन। 90 बार छाती दबानी है, जैसे एक बार ब्रेथिंग दोगे तो 3 बार चेस्ट दबानी है, वही, ठीक है। 3 गुना होती है रेस्पिरेशन का, 3 गुना क्या होता है? हार्ट रेट होती है, ठीक है। चेक ऑफ द हार्ट रेट आफ्टर एवरी 30 सेकंड एंड कंपैरिजन विद द स्टॉप व्हेन द हार्ट रेट गोस अबव 60। अगर 60 से ऊपर चली जाए तो चेस्ट कंप्रेशन रोक देना है, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन 60 से नीचे चालू करना है, पीपीवी 100 से नीचे चालू करनी है। 100 से ऊपर जाते ही पीपीवी बंद कर देनी है, 60 से नीचे जाते ही, ठीक है, या 60 से नीचे जाते ही चेस्ट कंप्रेशन चालू कर देना है, और 60 से ऊपर जाते ही, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन बंद करके खाली पीपीवी चालू कर देनी है। नेक्स्ट मैम। ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा कर दिया पर कोई दिक्कत नहीं, आपने किसी को रिवाइव कर दिया, अगर उसमें 1-2 रिब टूट भी गए तो कोई घबराने की बात नहीं है, रिब दोबारा जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेसरेशन ऑफ द लीवर। अब लीवर आपने क्या कर दिया, जो रिब्स तोड़ा था वो लीवर में डाल डाल धसा दिया। न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, इनका कॉम्प्लिकेशन। अगर आप किसी की रिससिटेशन के मेथड्स को फॉलो करते हुए इन कॉम्प्लिकेशन को कर भी देते हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने उसकी लाइफ सेविंग, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में लाइफ सेविंग का काम किया तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। नेक्स्ट मैम। ये लाइन मैंने बता दी थी, 60 से ऊपर क्या कंटेंट है और 60 के, ठीक है। मेडिकेशंस, हार्ट रेट रिमेन बिलो 60, ठीक है। आपने 60 से नीचे था, चेस्ट कंप्रेशन करके देख लिया, फिर भी हार्ट रेट 60 से नीचे थी, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ड्रग देनी है। ड्रग कौन सी देंगे? सबसे पहले एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन देते हैं, इंट्रावेनस, अम्बिलिकल वेन से, इंट्राट्रैकियल रूट से। इन रूट से आपको एड्रेनलिन दे सकते हैं। एड्रेनलिन का रेट रेशो आगे बता रखा है कितनी कितनी देनी चाहिए। नेक्स्ट मैम। ठीक है, एपिनेफ्रिन, वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, वही एनएस और आरएल। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस हो रही है उसके प्रिवेंशन के लिए देते हैं। नेलोक्सोन, अब नेलोक्सोन यूज नहीं करते। नेक्स्ट। लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं सारी की सारी ये। नेक्स्ट, ठीक है, ये रहा एपिनेफ्रिन। जो एड्रेनलिन आता है 1:1000 के रेशो में आता है, उसको 1:10,000 मतलब 1 ml वो लेके 10 गुना में डिजोल्व कर लेते हैं। 9 ml में डिजोल्व करोगे तो 1:10,000 के रेशो में हो जाता है वो। अगर हार्ट रेट 60 से नीचे है, ठीक है, पीपीवी करने के बाद भी, तो आप दे सकते हो। आईवी दे सकते हो, अम्लाइकल वेन से दे सकते हो, एंडोट्रैकियल दे सकते हो। एनएस ब्लीडिंग है, हाइपोवोल्मी है, तो 10 ml पर केजी से दे सकते हो। जैसे 3.5 किलो का बच्चा है, ठीक है, तो 10 ml पर केजी से 35 ml दे सकते हो आप उसको एक बार स्टैट डोज में। नेलोक्सन 0.4 mg पर केजी से देते हैं, पर अब देते नहीं तो इसको इतना यूज भी नहीं करते। आईवी परफ्यूम डिलेड ऑनसेट एक्शन विद आईएम यूज। आईवी नहीं मिल रही है तो आईएम दे सकते हो, पर अब नहीं नेलोक्सोन का इतना यूज था। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम। मेडिकेशंस, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट 10 मिलीकुलेंट पर एमएल के अंदर आता है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे देना होता है, ठीक है। मैम पिछला स्लाइड दीजिए, मैम दिखाइए, मैम पिछला स्लाइड। इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे देना होता है, ठीक है। 5 to 10 ml, ठीक है, तो 7-7.5 वही मिलीकुलेंट। डाइल्यूट विद इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर, जैसे 5 ml देना है तो 5 ही ml डिस्टिल वाटर के अंदर डिसोल्व करना होता है, ठीक है। और उससे दुगने D5 सॉल्यूशन के साथ दिया जाता है, डेक्सट्रोज 5% के साथ दिया जाता है, ठीक है। एक टिपिकल मेथड है ये, ऐसे ही दिया जाता है। अगर किसी को सोडा बाइकार्ब देना हो, इमरजेंसी ड्रग होती है, अगर मेटाबॉलिक एसिड पेशेंट गया हुआ है, तो सेम अमाउंट में किस में डाइल्यूट करो आप उसको? डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करो, और
5%, ठीक है, डेक्सट्रोज के साथ उसको दिया जाता है। नेक्स्ट मैम। ठीक है, अब आपने रिससिटेशन किया, आपका रिससिटेशन अच्छे से, ठीक है, सक्सेस हुआ, आपने सब कुछ किया, सक्सेस हुआ, तो आफ्टर रिससिटेशन बेबी शुड बी मॉनिटर्ड फॉर टेम्परेचर, इंस्टेबिलिटी एंड वाइटल साइन। इन्वेस्टिगेशन हेमेटोक्रेट, ठीक है, एचसीटी लेवल, ब्लड गैस एनालिसिस, एबी, ठीक है, एबीजी, वीबीजी या एबीजी, और कोड ब्लड पीएच। कोड ब्लड पीएच की इंपॉर्टेंट क्या होती है कि ये बता सकता है अगर पेरिनेटल एस्फेक्सिया था, पोस्टनेटल था या एंटीनेटल था। इसकी पीएच वैल्यू से फिक्स होता है कि कौन सा एस्फेक्सिया रहा था। ड्यूरिंग डिलीवरी में एस्फेक्सिया हुआ, या डिलीवरी से पहले एस्फेक्सिया था, या पैदा होने के बाद एस्फेक्सिया हो, तो ये कोड ब्लड पीएच से पता चल जाता है। एफ डाउनी टेस्ट होता है इसके लिए, एपीटीई डाउनी टेस्ट, एफ डाउनी टेस्ट। नेक्स्ट मैम। ठीक है, व्हेन डिसकंटिन्यू रिससिटेशन, कब आप बंद करोगे? आप चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इफ आफ्टर 10 मिनट ऑफ कंप्लीट एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन देयर इज एस्टाइल नो साइन ऑफ लाइफ। आपने 10 मिनट करके देखा, कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं था। एक लिमिट है, डेड मतलब जो बॉडी होती है उसकी भी रिस्पेक्ट होती है, इतनी ज्यादा देर तक नहीं कर सकते हो, ठीक है। द रिससिटेशन में बी डिसकंटिन्यू। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स 2009 के अकॉर्डिंग 10 मिनट तक रिससिटेशन करने के बाद भी लाइफ साइन नहीं मिलते तो डिसकंटिन्यू कर दीजिए। इफ नो साइन ऑफ लाइफ आफ्टर 10 मिनट ऑफ रिससिटेशन विच इज लिंक्ड विद हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ सीवियर, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन, ठीक है, हार्ट डिजीज एसोसिएशन एंड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, सीपीआर और ईसीसी की जो गाइडलाइन थी 2005 के अकॉर्डिंग 10 मिनट के बाद नहीं करना। आपसे पूछा जाए कितनी देर के बाद रिजिस्ट्रेशन नहीं करना, तो 10 मिनट के बाद नहीं करना। कोई लाइव साइन नहीं मिल रहे हैं, पर साइन मिल रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट मैम, ये कंपैरिजन एंशिएंट टाइम पे क्या होता था, क्या हो रहा है। टेम्परेचर मेंटेन के लिए वहां पे बला ऑयल का यूज होता था कि सिर के ऊपर बला तेल का पीछू धारण करवा दिया जाता था, और जो सूती का गार है उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता था। आज भी सेम मेथड फॉलो हो रहा है, आज भी जो आपका लेबर रूम है और जो एनआईसीयू है उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। पर अब वही बला ऑयल सेम काम करता था कि लेयरिंग प्रोवाइड करता था, अब उसकी जगह पोलोथीन रैपिंग आ गई कि बच्चों को रैप कर देते हैं, पहले बला ऑयल लगा के छोड़ देते थे। सेकंड पे पेटेंट एयरवे, ठीक है, पहले स्वैब से क्या करते थे, कंठ तालु ओष्ठ जीवा इससे स्वैब म्यूकस निकाल लेते थे, अब क्या कर दिया इसका, अब इसको म्यूकस सकर के साथ कर लेते हैं, या सक्शन मशीन के साथ कर लेते हैं, या बल्ब सक्शन के साथ कर लेते हैं, सेम है। पर मेन है एयरवे पेटेंट पहले भी करते थे अभी भी करते हैं। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट, ये स्टमक वॉश पहले भी रॉक सॉल्ट के साथ अभी भी सेम कर रहे हैं, एनएस के साथ ब्रीथिंग इनिशिएशन सेम, ठीक है, पहले भी अभी भी। स्पेसिफिक मेजर्स कृष्ण कपालिका के साथ करते थे, उसके साथ हवा वगैरह की जाती थी, अब पीपीवी या फोटो स्टिमुलेशन अब नहीं दिया जाता। नेक्स्ट मैम। समरी, देयर द डिटेल नवजात शिशु परिचर्या इज श्योरली टू प्रिकर्सर ऑफ रिसेंट न्यूरोलॉजी। जो पहले टाइम पे होता आ रहा था वही सेम चीजें कुछ कुछ फॉलो होती हैं। बोथ हैविंग द कॉमन नेम था प्राण प्रत्यागमन, कि जो लाइफ है वो दोबारा अराउजिंग या लाइफ दोबारा आ जाए, वही मेन यूज था। द न्यूबॉर्न एंड अडॉप्टिंग इज द वर्ल्डली एनवायरनमेंट। अब क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट वर्ल्ड के ऊपर हमने छोड़ दिया कि हमको क्या अडॉप्ट करना चाहिए। पर कुछ मेथड्स जो थे जो एंशिएंट संहिता में लिखे गए हैं वो बहुत अच्छे थे, अगर आप एक दो को छोड़ दें, जैसे उसमें गर्भोदक वमन के बारे में बताया, अब वो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि उसको दिखता है कि एस्पिरेशन के चांस ज्यादा है, उसकी जगह स्टमक वॉश अब यूज हो रहा है, ठीक है, बस उसको छोड़ दिया जाए, बाकी सेम टू सेम एज यूज हो रहे हैं। ये रिससिटेशन यहां तक ही है, ठीक है। नेक्स्ट मैम, ये कॉमन क्वेश्चन फॉर, मैम ये छोड़ दीजिए, लास्ट स्लाइड निकाल दीजिए मैम, बस कोई आंसर देना चाहे तो दे सकता है इनका। लास्ट स्लाइड। थैंक यू टू ऑल एंड माय गाइड, मेरे गुरुजी प्रोफेसर बीएम सिंह सर, जिनकी वजह से मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं इन चीजों के बारे में बात कर सकता हूं। थैंक टू माय गुरुजी प्रोफेसर बीएम सिंह सर, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बीएम सिंह सर। थैंक यू टू ऑल टू लिसन मी।
Thank you. थैंक यू सर। आज आपने रिसक्सिटेशन स्टेप्स इन आयुर्वेद, देन इम्पोर्टेंस एंड मेथड ऑफ मुख परिमार्जन, दक्षिण कर्ण मंत्र उच्चारण, देन द रिसक्सिटेशन टेक्निक यूज जो भी है, देन रिसक्सिटेशन अलर्ट्स, देन प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल रिसक्सिटेशन, देन medication use in this, and when to discontinue the resuscitation and the मेथड का डिफरेंस, ये सभी आपने बहुत ही सुलभता पूर्वक आज आपने हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज के इस ज्ञान सत्र के अंतिम पड़ाव में मैं समापन हेतु वैद्य संतोष जी गटने सर, जो सचिव आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत, देन महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक सीनेट सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्य, देन आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं आयुर्वेद औषध निर्माता पुणे, इनसे मैं विनंती करती हूँ कि वो आज इस ज्ञान सत्र का समापन करें। सभी को नमस्कार। आज के व्याख्याता डॉक्टर अभिजीत जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सत्र रहा सभी के लिए। जो इस सत्र को मिस किए तो वो पूरे आयु में कुछ न कुछ मिस किया ऐसा लगता है। तो आज के कोऑर्डिनेटर अपने इस सत्र के डॉक्टर सुप्रिया गोरे और अब सारे कोऑर्डिनेट करने वाली टीम सभी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और आज आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह अपना 24वां सत्र है, 24th सेशन, और यह ज्ञान की श्रृंखला, व्याख्यान की श्रृंखला अविरत चलती रहेगी। आप सभी के लिए एक 25वीं जो व्याख्यान माला का सत्र रहेगा, वो उत्सुकता सबके मन में होगी कि कौन सा रहेगा, तो रहनी चाहिए। आने वाले नजदीक के समय में जल्द ही उसकी घोषणा होगी और हमेशा की तरह अच्छे वक्ता इसमें सम्मिलित होंगे। आरोग्य भारती के इस आयुर्वेदाभ्यसनम व्याख्यान माला में हम सबको जो ज्ञान वृद्धि का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके साथ ही हमें आरोग्य भारती द्वारा सेवा का काम करने का अवसर भी मिलता है। तो इस सेवा के कार्य में भी हम सब सम्मिलित हो और ज्ञान दान के क्षेत्र में भी सम्मिलित हो। ऐसा आरोग्य का कौन सा भी क्षेत्र बाकी न रहे कि जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञान ही नहीं हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि आज का कौमार्य भृत्य का जो सत्र हुआ वो सबके लिए अच्छा ही रहा, इसलिए फिर से एक बार सबको धन्यवाद देते हुए अगले सत्र की उद्घोषणा है ही, वैसे ही चलता ही रहेगा, लेकिन 25वां सत्र है इसलिए ज्यादा उत्सुकता देने वाला है। उसकी घोषणा करते हुए आज का कथन मैं पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आज के सत्र के अंतिम पड़ाव यानी आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ पे अभी उपस्थित हूँ। आज के सर्वप्रथम डॉक्टर अंकित लाकरा सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कौमार भृत्य, नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद बरवाला हरियाणा से है। सर को मैं पूरे मनपूर्वक धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने हमें इतने डिफिकल्ट टॉपिक एक्चुअली जो हमारे लिए, जो हम संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट से मैं हूँ, लेकिन फिर भी आज मुझे ऐसे लगा कि नियोनेटल केयर अगर अभी क्या एक्चुअली देखना चाहिए, इतना सुलभता पूर्वक आपने मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। तथा आज के उद्घाटक जो हमारे साथ थे, डॉक्टर गिरेंद्र सिंह तोमार सर, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल आरोग्य भारती, मैं सर को भी धन्यवाद देती हूँ। तथा नेशनल टीम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तथा पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत सचिव वैद्य संतोष जी गटने सर, जिन्होंने यहाँ पे आज हमें समापन किया है, मैं सर को भी धन्यवाद देती हूँ।
तथा डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी सर, जो प्रमुख है राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम आरोग्य भारती के पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के। मैं सर को भी धन्यवाद देती हूँ, तथा सभी वैद्यगण, विद्यार्थीगण तथा आज जो भी टेक्निकल सपोर्ट के लिए जिन्होंने भी हमें सहायता की है, मैं उन सभी का मनपूर्वक धन्यवाद देती हूँ। आप सभी की सहायता से आज का ये ज्ञान सत्र बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। और मुझे यहाँ पे आज फिर से यह अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं सभी का मनपूर्वक धन्यवाद देती हूँ। आज का समापन हम शांति मंत्र से करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मनोज कुमार सर।